नमस्कार दोस्तों। 543 सीटों पर हुए चुनाव में बहुत सारे दिग्गज हारे जीते, बहुतों का मार्जिन कम हुआ, बहुत अपार मार्जिन से जीते। प्रधानमंत्री मोदी का भी मार्जिन बहुत कम हुआ, करीब 1.5 लाख वोटों से जीते। केंद्र सरकार के 19 मंत्री चुनाव हार गए। अलग अलग राज्यों में बहुत कुछ हुआ, बहुत उलटफेर। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, बहुमत से 32 सीटें नीचे बीजेपी। सरकार बनाने के दावे अपनी जगह, लेकिन एक शख्स जिनका जिक्र लगातार हो रहा है बीते 48 घंटों से, नतीजे के बाद से, उनका नाम है किशोरीलाल शर्मा, जायंट किलर। कई बार ऐसे शख्स का जिक्र होता है जो ऐसी जगह चुनाव मैदान में उतरता है और ऐसी शख्स को शिकस्त देता है जिसके शिकस्त की बहुत कम लोगों को उम्मीद होती है, या जो लोग मानकर चलते हैं कि हारेगा तो कोई और, जीतेगा तो कोई और। तो बहुत बहुत स्वागत है किशोरीलाल जी। थैंक यू। किशोरीलाल जी से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी जब नामांकन के अगले दिन आप प्रचार के लिए शायद पहले दिन जा रहे हैं। और आज हम मिल रहे हैं किशोरीलाल जी से जब स्मृति ईरानी को अमेठी से हराकर दिल्ली में है, AICC में है। मैं इनसे AICC में मिलने आया हूँ। तो किशोरीलाल जी, एक सवाल टेलीविज़न में 30 साल से रिपोर्टर्स पूछते हैं, घिसा पिटा सवाल है लेकिन कई बार वो सवाल बहुत मायने रखता है। कैसा लग रहा है? नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने गांधी परिवार के विश्वास को रखा, तो ये अच्छा लग रहा है उससे। जब किशोरीलाल जी आपका नाम आया था 2 तारीख की रात को, मैं अमेठी में था लगातार, तो एक बार मैं भी चौंका था और मुझे लगता है बहुत सारे कार्यकर्ता भी चौंके थे क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। और 3 को जब नामांकन के लिए आप जा रहे थे, प्रियंका गांधी वहाँ थी, भीड़ भी थी। प्रियंका गांधी ने वादा भी किया कि मैं 6 मई से लगातार रहूँगी, लेकिन तब भी शक सुबह था, हम जैसे लोगों को भी था कि कहीं सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया कांग्रेस ने, केक वॉक तो नहीं दिया। आपके भीतर भी कोई संशय था अचानक ये सब जो हुआ? नहीं, देखिए, मैं तो एक्चुअली हम लोग तैयारी तो किया हुआ था दोनों के कि राहुल जी और प्रियंका जी लड़ेंगे, ऐसा मैंने तैयारी किया था। तो लेकिन अब ये होगा ऑल ऑफ सडन उन्होंने मेरे को कह दिया कि लड़ना है। तो अब मैं मतलब पहले तो झिझक तो रहा ही था, तो मैंने तब भी फिर प्रियंका जी से कहा कि देखिए ग्राउंड आपके लिए तैयार है, तो आपको खाली नॉमिनेशन करिए, इलेक्शन हम लोग लड़के आपको निकाल कर दे देंगे। तो यही मेरी लास्ट उनसे कन्वर्सेशन थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं किशोर, ये परिवार का फैसला है, ठीक है। तो उन्होंने एक बात और कही कि बोलिए किशोरी, देखो तुमने परिवार को बहुत इलेक्शन लड़ाए हैं, एक इलेक्शन परिवार को तुमको लड़ने देना चाहिए। मैं ठीक है, जब इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दिया तो कहा मैं आऊँगी, राहुल आएंगे, मैं सब बोला उन्होंने। तो मैं ठीक है प्रियंका जी, मैं कहा कि मैं अपने जो आपने जिम्मेवारी थी पीछे नहीं हटूँगा। तो मैंने किया, शुरू किया। अब नेक्स्ट डे, कल तक तो उनके साथ बैठ के प्रियंका जी की तैयारी कर रहे थे, राहुल जी आ जाएंगे या प्रियंका जी आ जाएंगी। तो ऑल ऑफ सडन जब मैं सुबह उतरा तो मैं ही कैंडिडेट था। तो शुरू हुआ कि अब क्या करेंगे मरोगे। तो लेकिन वर्कर्स ने उनके उस डिसीज़न को हाथों हाथ लिया कि भाई नेहरू पर गांधी परिवार का निर्णय ठीक है। तो फिर प्रियंका जी ने मेरे लिए आई नॉमिनेशन में, तो उसी दिन राहुल जी का नॉमिनेशन था। तो फिर उन्होंने कहा कि राहुल जी का नॉमिनेशन 12:30 बजे है, तो हमने 11 बजे कोई पंडित जी से टाइम तो निकाला नहीं था, टाइम भी नहीं था, रात को हुआ, सुबह चल दिए। मैं कहा आप देख लीजिए जो भी आपका होगा, हम लोग 11 बजे करीब नॉमिनेशन करने जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं आऊँगी, ठीक है। तो फिर आई तो उन्होंने अशोक गहलोत साहब को साथ लाई। तो फिर उन्होंने कहा भी कि गहलोत साहब को छोड़ दें यहाँ पे। तो मैं कहा नहीं, सबकी इच्छा होती है राहुल जी के नॉमिनेशन में जाने की। मैं कहा आप आ गई, मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो उन्होंने जो स्पीच दिया पहले दिन, तो वही उसी ने मेरा इलेक्शन को गियर अप कर दिया। मैं उसमें था पार्टी ऑफिस में जब तो प्रियंका वो ने गियर अप हो गया, उस रथ के ऊपर से आपके साथ स्पीच दी। तो उन्होंने जो कहना था कि भाई हमारे परिवार का हिस्सा है, जो भी मतलब था, उसी दिन फिर हमारा ये होगा। तो मेरे मन में हुआ कि प्रियंका के जाने के बाद जो क्राउड पुल हुआ वहाँ, तो मेरे को लगता है काम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और वर्कर्स जो था उत्साहित था। तो मेरे को भी दिल में लगा कि यार ये सारे लोग आ गए जिनको बनाना पड़ता था कि भाई नॉमिनेशन में आ जाइए, तो ये लोग तो अपने आप से आ गए, तो ये काम भी करेंगे। तो फिर मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा। तो मेरे को लग गया था कि अब
शायद हारेंगे तो नहीं, जीत हार कितने की होगी ये अलग बात है। अब देखिए खुल के बात करने का वक्त है, हाँ। क्योंकि आप जीत कर आए हैं। हाँ। पहले आदमी संशय जाहिर करता है तो कार्यकर्ता कहते हैं पहले संशय जाहिर कर, इसलिए मैं हार्ट टू हार्ट दिल की बात करना चाह रहा हूँ। हाँ। संशय तो शुरू में रहा होगा जब हम लोगों को संशय लग रहा था, था क्योंकि कार्यकर्ताओं इतना को। बड़े लीडर्स का नाम चल रहा था वहाँ लड़ने, फिर ऑल ऑफ सडन मेरे को भेज दिया, क्योंकि मैं भी उन वर्कर के साथ वही जो वर्कर की डिमांड थी, मेरी भी वही डिमांड थी कि राहुल या प्रियंका लड़े। हाँ, कोई लड़े। फाइल उनकी तैयार थी। हाँ, वहाँ तो फाइल सब कुछ तैयार थी। तो ठीक है, अब वो हुआ कि फैसला हुआ, तो फिर मैं पहले तो डर रहा था कि एक दो कार्यकर्ता हमारे नॉमिनेशन पे भी नहीं आए, मतलब थोड़ा गुस्सा कर लिया शायद उन्होंने, तो लेकिन अल्टीमेटली फिर सब जुड़ गए। ऐसा नहीं है, फिर कुछ लोगों की प्रतिबद्धता होती है ना कि प्रियंका जी नहीं आएंगी तो हम मानेंगे नहीं, तो फिर मैंने उनको मनाया भी नहीं। मैं कहा अगर प्रियंका जी का स्पष्ट इशारा नहीं समझ रहे तो ऐसे वर्कर को मनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ना मैंने फ़ोन किया, ना मैंने उनको बुलाया। ठीक है, मैं कहा जब रैला चलेगा तो अपने आप आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हुआ ये। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, आज पहली बार मैं भी कन्फेस कर रहा हूँ कि जब नामांकन के दिन, नामांकन के अगले दिन, पहले नामांकन के दिन एआईसीसी में मैं खुद सशंकित था कि क्या हो गया, शॉक्ड कार्यकर्ता दिखे। लेकिन अगले दिन जब गाड़ी में मैंने लंबा 1 घंटे का इंटरव्यू किया, लाखों लोगों ने देखा, उस इंटरव्यू को भी देखिएगा, क्योंकि किशोरी लाल जी का गांधी परिवार से रिश्ता, 42 साल का रिश्ता, वो सब विस्तार से, इसलिए उस विस्तार को रिपीट नहीं करूँ, उस वीडियो में देखिएगा, इसके आगे वो भी अटैच करूँगा। लेकिन उस दिन जब मैं अगले दिन आपके साथ गाड़ी में गया और इंटरव्यू किया, आपके साथ मेरे ख्याल से 4 गाड़ियाँ थी। एक फॉर्च्यूनर में आप थे, 2 स्कॉर्पियो और एक मेरी भी फॉर्च्यूनर थी। 4 ही गाड़ियाँ थी, एक और कोई रही होगी। 7-8 लोग थे। तो इंटरव्यू किया मैंने, कुछ जगह नुक्कड़ सभाएं की, वो सब तस्वीरें मेरे कैमरे में कैद हैं। लेकिन वहाँ से लौट कर फिर मुझे लगा कि कहाँ स्मृति ईरानी, जिनको जिताने के लिए बीजेपी का तंत्र, योगी का तंत्र, डबल इंजन, नौकरशाह, सब कुछ, धन बल, जनबल, जो भी कह सकते हैं, मशीनरी, और किशोरी लाल कैसे मुकाबला करेंगे ये 3 गाड़ी और 10 कार्यकर्ता, ये मुझे आशंका हुई थी। तो ये संशय या आपके भीतर कॉन्फिडेंस किस दिन से आया? नहीं, देखो एक्चुअली तो ये तो मैंडेटरी था कि कैंडिडेट 3 ही गाड़ी लेके चल सकता है, मैक्सिमम 5 गाड़ी। तो देखो मेरे को कभी अमेठी या रायबरेली में भय नहीं लगा कि कोई मेरी गाड़ी रोक लेगा और या मेरे कोई होगा, तो इसलिए मैंने कहा कि मिनिमम रखो, जितना आज पहला दिन है तो देखते हैं। तो मैंने गाड़ी कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई नहीं। अब बाद में तो फिर प्रेस वाले बहुत ज़्यादा हो जाते थे, गाड़ियाँ पीछे लगा लेते थे, लेकिन मेरे को कभी भी अमेठी रायबरेली में आज से 83 से लेकर आज तक कभी भय नहीं लगा, क्योंकि मैंने किसी को भय दिया नहीं। तो जब भय दिया नहीं तो मेरे को भी मैं भय से नहीं, मैं ये भीड़ की बात करूँ। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितने लोग जुड़ेंगे, कितनी बड़ी लड़ाई ये लड़ पाएंगे कि नहीं। नहीं देखो, एक तो क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हम पालन कर रहे थे कि कैंडिडेट के साथ 3 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम उसका पालन कर रहे थे। हम अपने, क्योंकि कार्यकर्ता तो जहाँ जहाँ मीटिंग थी वहाँ मिलना ही था उन्होंने, तो फिर हम लोग ये कोशिश करते हैं, ये स्टाइल भी है हमारा, कि दूसरे ब्लॉक का कार्यकर्ता दूसरे ब्लॉक में न जाए। ठीक है, क्योंकि हम उनके कार्यकर्ताओं को अपनी गाड़ी में रखते हैं, जिससे उनको सम्मान मिलता है कि चलो भाई साहब ने रखा। तो ये था, उस दिन सलोन था, तो सलोन के ही वर्कर, जब पहली मीटिंग हुई उसके बाद सलोन के ही वर्कर मेरे साथ रहते थे। तो ये तरीका ही है हमारा। ठीक है, तो बाकी ये कि मैं बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लेके चलने में विश्वास भी नहीं रखता कि बहुत ज़्यादा बंदूकधारी रखूँ साथ में। ये मतलब फिर क्या होता है, दिखावा नहीं करते हैं। फाइनल कॉन्फिडेंस कब आया? 6 मई को प्रियंका गांधी ने उसके बाद नुक्कड़ सभाएं करनी शुरू की। नहीं, मैंने पहले तो सारी वर्कर्स मीटिंग किया 17 ब्लॉक के अंदर। मैंने पहले 2-3 दिन तो मैंने उस पर शुरू किया, क्योंकि मेरे को फिर उससे अंदाज़ा हो गया कि वर्कर्स मीटिंग के अंदर, क्योंकि नेता ही सब होते हैं, तो मेरे को लगा कि जब वर्कर्स का टर्नअप इतना अच्छा है, तो हम जानते हैं कि ये हमारे 400 वर्कर अगर हमारी मीटिंग में आ रहे हैं, रिकॉग्नाइज बाय नेम, डेजिग्नेटेड वर्कर आ रहा है, तो फिर कॉन्फिडेंस बनता है। तो पहले हमने सलोन में किया। सलोन बड़ा हमारा थोड़ा टफ ब्लॉक भी था, लेकिन लीड सबसे ज़्यादा उसी ने दिया आज। तो लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे पुराने और नए चेहरे उन्होंने मिलकर जिम्मेवारी उठाई हुई है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो फिर शुरू हो गया। फिर तो 17 ब्लॉक में जब किया, उसके बाद तत्काल टाइम वेस्ट नहीं मैंने किया। और फिर टाइम प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाएं नहीं, फिर प्रियंका जी का जो टाइम आया फिर उनके साथ रहे, क्योंकि उन्होंने पहला दिन मेरे को सलोन के लिए दिया। तो उसके बाद फिर अमेठी के लिए आई, वो 3 सभाएं उन्होंने अमेठी में करी। उसके बाद फिर जो उन्होंने 1 दिन में
मेरी 3 विधानसभा में 11-12 मीटिंग की है। तो बड़े मैराथन मीटिंग थी, हालांकि रात के 10 बज गए थे, लास्ट मीटिंग हम कर भी नहीं पाए थे प्रॉपर। चौथे, पांचवें, छठे दिन तक अमेठी में चूंकि लगातार मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तब मुझे लगने लगा कि नहीं, अब चुनाव यहाँ जो डिप हुआ 3-4 को नामांकन के वक्त, वो बदल रहा है, पलट रहा है। लोगों के भीतर जो नाराजगी थी स्मृति ईरानी को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, बहुत लोगों में अफसोस था शायद कि राहुल गांधी को हराया, ऐसे लोग भी मुझे मिले, महंगाई, बेरोजगारी। तब लगने लगा कि नहीं, किशोरी लाल चेहरा हो या नहीं। आपने तो कोई विधान परिषद, माफ करें, पार्षद या पंचायत नगर निगम को चुनाव नहीं लड़ा। CR का इलेक्शन लड़ा था अपने कॉलेज में, तो उसमें भी नॉमिनेशन लोगों ने रिजेक्ट करा दिया। ठीक है, तो वो इलेक्शन तो पहले ही लड़ा। तो चुनाव लड़ाते जरूर है, लड़े पहली बार, लड़े। कोई चुनाव नहीं लड़े। नहीं। तो मुझे भी लग रहा था चेहरा नहीं है, लोग कह रहे थे नहीं, इनका परिचय गांव-गांव में है। फिर लगे परिचय के आधार पर स्मृति ईरानी से कैसे मुकाबला करेंगे। तो आपके मुकाबले की, और आज आप 1,67,000 से हरा कर आ गए, तो सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं, किसको श्रेय देते हैं, किस चीज़ को श्रेय देते हैं? एक तो मैंने मतलब ये देखो किया, एक तो ये किया मैंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम किल क्या होता है कि रूठे को मनाना। तो मैंने वो स्ट्रेटजी बनाई कि मैं जो रूठा हुआ है उसको रूठा ही रहने दो। ठीक है, उनको लाएंगे भी तो फिर वो बैगेज का बोझ बड़ा हो जाता है। तो हमने कहा जो साथ में यार, इन्हीं को लेकर चलो। ठीक है ना, तो मैंने किया नहीं। इस बार मैं किसी वर्कर से बार्गेन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेटजी थी, मैं कहा भाई जो होना है ऊपर वाले ने लिखा किस्मत में, लेकिन मेरे को मेहनत करनी है। मैं जाके उसके घर में 2 घंटे बैठूं, उसको मनाऊं, इतने में तो 4 गांव करूंगा मैं। ठीक है, अब लोग तो मेरा चेहरा तो जानते हैं ना किशोरी लाल कौन है, तो मैं इस पर टाइम ही वेस्ट क्यों करूं कि एक आदमी अगर ऐंठ के बैठा है तो उसको जाने के लिए 4 घंटे मनाऊं। तो मैंने नहीं किया ये। अच्छा, आप जीत गए आज, इसलिए आप ये कह सकते हैं। अगर आप हार जाते तो इसी बात को, आपके इस तेवर को लोग एरोगेंस मानते? एरोगेंस मान सकते थे, मतलब ये, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी थी ये। क्योंकि अगर एक को मैं मनाने जाता फिर 100 वर्कर उठता मेरे से। ठीक है, तो मैं तो इसी काम में लगा रहता, मेरे को तो 13-14 दिन ही मिले। तो मैंने कहा इसको अगर करेंगे तो ये परंपरा बन जाएगी। फिर हर आदमी अपने घर में मठाधीश बन के बैठेगा कि शर्मा जी आएँ, माथा टेकें और ये करें। लेकिन क्योंकि जनता का मैंने मूड थोड़ा भांप लिया था कि जनता बदलाव के फेवर में है। अब इतने दिनों से करते हैं तो हमको पता लगता है कि जनता कहाँ जा रही है। तो फिर हमने किया इसको। उसी बीच ये हो रहा था, स्मृति ईरानी या बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे थे कि राहुल गांधी ने अपने नौकर को खड़ा कर दिया, चपरासी को खड़ा कर दिया, PA को खड़ा कर दिया। तो ये सब आपको बात तो चुभ रही होगी? कभी नहीं चुभी, नहीं, क्यों, मैं जो हुई नहीं तो मेरे को चुभेगी कैसे? वो तो राहुल जी ने जवाब दे दिया ना उसका। परसों रात को राहुल गांधी ने जवाब दे दिया। जब मेरा लीडर बोल रहा है तो मेरे को बोलने की क्या ज़रूरत है? फिर जिन्होंने किया, मैं तो उनकी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया, पूरे इलेक्शन में नहीं दिया। हम बिलो द बेल्ट गए नहीं, मैं उनकी पिच पे खेला ही नहीं। ठीक है, मेन वो मेरे को घेर मोड़ के वहीं लाना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं आया। ठीक है, मेरे को राम मंदिर पे बुलवाना चाहते थे, मेरे को उस पर बुलवाना चाहते थे, उस पर बुलवाना चाहते थे, क्योंकि गांव-गांव में स्मृति यही बोल रही थी कि वो मंदिर में ताला लगा देंगे। लेकिन हम इस पिच पे पड़े नहीं। हमने उनसे कहा कि भैया बताइए कि आप उनसे पूछिए 10 साल में जो उन्होंने कहा वो किया कि नहीं किया। तो जो लोकल इश्यूज थे जिनको टच करते थे, ठीक है, मैं उनको इकोनॉमी पढ़ाने लग जाता तो शायद नहीं होता। तो मैंने जो डायरेक्ट मुद्दे उनसे रिलेटेड थे, मैंने उन्हीं का जवाब पूछा। ठीक है, तो उन्हीं का पूछा तो लोग कहते नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो फिर मैं कहता था कि भाई क्या है, भाई बदलाव करना है। तो वो कहते थे कि बदलाव करेंगे। तो बदलाव उन्होंने किया। और मैं तो, अगर मेरा टूर प्रोग्राम पूरे निकाल के देखोगे तो मैं तो शायद 70-80 गांव से ज़्यादा जा ही नहीं पाया। वहाँ तो 800 से कुछ बड़े गांव हैं, तो मैं तो 1% ही हुआ। 80-90 अगर देखा जाए तो 800 में 80 गए तो सही 10% लगाओ तो 10% हुआ मेरा। तो मेरी तो कंपेन लोगों ने संभाली ना। फिर ये कैसे हुआ? यही लोग नहीं कैमरे पे देख रहे हैं, वो जानना चाहिए सब लोग। आपको देखिए, मैंने लंबा इंटरव्यू इसलिए भी किया था कि मैं चाहता था मैं भी जानूं और मेरे वीडियो के जरिए लोग भी इनको जाने कौन है। लेकिन तब इनकी अहमियत थी कि चुनाव लड़ रहे थे राहुल गांधी की हारी हुई सीट पर, छोड़ी हुई सीट पर। अब वो जीत कर आए। तो वो जो मैं कह रहा था कि वो फिर क्या स्ट्रेटजी थी कि 10% गांव में गए और फिर भी लेकिन देखो क्या हुआ कि वहाँ पे फिर कार्यकर्ताओं ने अपने पे इलेक्शन ले लिया। ठीक है, कार्यकर्ताओं ने भी और समर्थकों ने भी, नाराज वोटर ने भी, मैं कहूँगा इवन के सब। वो तो फिर ओवरऑल एक जो होता है ना कि काफिला जिस तरफ चल पड़ता है फिर चल पड़ता है। तो फिर तो आदमी देखता है ये भीड़ जा रही है तो इसी के पीछे लग लो। ठीक है, वो आगे तो जानते ही नहीं कि कौन लीड कर रहा है।
तो वो चीज़ों में लोगों ने एक्चुअली मेरे को इलेक्शन लड़ा दिया, मैं सही कहूँ अगर तो लोगों ने इलेक्शन लड़ा दिया। क्योंकि मेरा ये जो मैंने पहले भी कहा, क्योंकि मैं ये फैलने नहीं देना चाहता था, क्यों नहीं तो क्या होता ना कि हम कंपेन करते हैं तो हर आदमी मेरे को माथा टिकवाता रहता अपने दरवाजे पे, ठीक है। और मेरे को पता था कि ये लोग हैं जिनके 10 वोट भी नहीं है, ठीक है। और मैं क्यों 2 घंटे ख़राब करूं अपने इनके ईगो लिए? मसाज के लिए। हाँ, मतलब कोई मतलब नहीं, मैं इतनी देर में 10 गांव जाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो मैंने किया एक्चुअली। तो किशोरी लाल जी, आप 42 साल तक पहले राजीव गांधी के चुनाव प्रबंधन देखे, सोनिया गांधी के बीच में कैप्टन सतीश शर्मा के भी देखे, राहुल गांधी के सब, और प्रियंका गांधी के साथ क्लोजली आपने काम किया जब 99 में सोनिया गांधी पहली बार अमेठी लड़ी, फिर रायबरेली लड़ी, लगातार जो वो करते रहे और अब आप खुद चुनाव लड़ने लगे, दोनों में क्या फर्क दिखा आपको, या क्या अतिरिक्त आपको उस समय क्या होता था कि प्रियंका जी कंपेनर रहती थी, स्टार कंपेनर थी। उस समय मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैं संभालता था कि गाड़ी पहुंची नहीं पहुंची, पोस्टर लगा नहीं लगा, कैसे मतलब आगे माइक ठीक है उनका नहीं है, तो सारी चीज़ें एडवांस मेरी टीम देखती थी। तो अब ऐसा टाइम था कि कोई एडवांस टीम ही नहीं थी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं रायबरेली था, तो क्योंकि यहाँ पे राहुल जी के हारने के बाद ऑफिस तो चल रहा था, लेकिन बाकी सेटअप ऐसा नहीं था। तो लेकिन हमने किया, हमने कहा कि नहीं ठीक है। तो मेरे को पहले दिन लग गया था जब नॉमिनेशन में प्रियंका जी निकल गई, तो मेरे को लग रहा था कि अब ये कहीं डाउन ना चला जाए, क्योंकि प्रियंका जी निकलने में क्राउड भी निकल जाती है। लेकिन उसके बाद जो क्राउड आने लगी, कि हमारा 11 बजे का टाइम था, प्रियंका जी को मैंने कहा कि आप 10:30 तक ही आ जाइए, बस एक जो लोग हैं उनको संबोधन कर दीजिए। तो उन्होंने करके गई, तो उसके बाद फिर लोग आना शुरू हुए, तो नॉमिनेशन अच्छा हो गया। तो नॉमिनेशन अच्छा हो गया तो फिर उस दिन तो स्ट्रेटजी किया कि भी अगले दिन के सारे प्रोग्राम बना लो 3 दिन के एडवांस। तो एडवांस प्रोग्राम बनाए, शुरू कर दिया हमने, सिंगल आवर्स भी वेस्ट नहीं किया। तो ये जो कहा जाता है कि किशोरी लाल की ताकत गांव-गांव में स्थानीय लोगों से, कार्यकर्ताओं से परिचय, 40 साल का रिश्ता, प्रधान, बूथ, और ये पूरी ताकत थी, उस ताकत के इस्तेमाल के दम पर जीते, या इसके अलावा और कुछ फैक्टर? नहीं, देखिए काम भी था और ऑर्गेनाइजेशन भी था। ऑर्गेनाइजेशन तो देखिए हमारा जैसा भी था, मान लो 70-80% जो जैसा भी ठीक था, वो हमारा नेटवर्किंग गांव तक है, ठीक है। कमज़ोर हो सकता है आदमी, लेकिन आदमी तो मिलेगा आपको। आप अमेठी की लिस्ट आपको देंगे, किसी गांव में आप फ़ोन करेंगे, हमारा ग्राम सभा अध्यक्ष आपको मिलेगा वहाँ पे। वो था, चाहे कमज़ोर था लेकिन था, ठीक है। वो हमारी ताकत ही बन गई। हमने कहा ठीक है, कमज़ोर है, इसके साथ लगाएंगे दूसरा आदमी, ठीक है, थोड़ा गाँव में खड़ा हो जाएगा। तो वो चीज़ें हुई, क्योंकि जो इनका जो पेनिट्रेशन था, जो कहते हैं गांव-गांव मतलब हम लोग घूमे हैं, वो दैट इज़ अ फॉल्स स्टोरी, वो था ही नहीं। इन लोगों का क्या था कि पूरा का पूरी सरकारी तंत्र ही इनके कार्यक्रम कराता था, कि आंगनवाड़ी वालों को बुला लो, आशा बहुओं को बुला लो, मतलब कोई किसी को बुला लो, किसी को बुला लो। तो ये इनके कार्यक्रम थे। हम लोग कार्यक्रम करते थे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के, हम तो अपोजिशन में हैं, हमारे कहने से तो आंगनबाड़ी वाली आएंगी नहीं। तो हम लोग अपना करते थे कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, लेडीज़ के प्रोग्राम हम उनसे कराते थे, और अब बाकी जो जनरल प्रोग्राम थे हम अपना करते थे। तो ये देखिए, क्योंकि वो टोटल सरकार पे ऊपर डिपेंड थे। एक बात बताइए, पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था मुझसे बातचीत में, मैं चाहूँगा हमारे दर्शक वो इंटरव्यू भी देखें। उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि 2019 में कुछ चूक रह गई संगठन की, बाहरी लोग बहुत आ गए और कुछ चूक रह गई जब राहुल गांधी की हार हुई। मैंने पूछा था नाम, आपने नाम बताया नहीं था। वो क्या चूक थी जो करेक्ट कर लिए किशोरी लाल, इस बार या क्या बदल लिया किशोरी लाल ने? हमने इस बार भी बाहर के लोग आए, लेकिन बहुत ही लिमिटेड में, जो मेरे को लगता था कि सुपरविज़न कर लें बस मेरे सिस्टम को एक बार, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इन टच नहीं था। उतने लोग, क्योंकि अशोक गहलोत जी थे, तो उन्होंने अपनी टीम ले आए मेरे। वो जिस होटल में मैं ठहरा था, वहाँ बहुत सारे लोग राजस्थान के थे, तो उन लोगों ने, और अशोक गहलोत जी से भी एक लंबा इंटरव्यू किया था। तो मैंने अशोक गहलोत जी से कहा, मैं क्या बोले कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो? नहीं, मैं कहा मेरे को ब्लॉक लेवल पे आप टीम दे दीजिए अच्छी वाली। तो उन्होंने ब्लॉक लेवल पे मेरे को अच्छी टीम दिया, इवन के कुछ मिनिस्टर्स भी थे। और मैं उनसे कह दिया था, मैं कहा देखिए आप आए हो, काम करो, लेकिन कल प्रियंका जी आएंगी तो सेल्फी नहीं खिंचवाना आपने। अगर ये कंडीशन करते हो तो यहाँ रहिए, नहीं तो नहीं। पता चला कि सारे लोग उनके साथ लगे, तो एक दिन तो मेरा खराब चेहरा दिखाने के लिए पीछे मैं वो उन्होंने खैर पालन भी किया। गहलोत साहब ने भी स्पष्ट बोल दिया कि अगर काम करना है तो फिर इस तरह करना होगा जैसे प्रत्याशी चाहता है। तो उन्होंने वैसे ही काम किया, ठीक है।
तो ठीक हो गया। उन्होंने तो मेरे ब्लॉक जो कमज़ोर थे उन्होंने वहाँ बैठ के थोड़ा कर लिया। तो फिर कॉलिंग सिस्टम था जो हमारा, उसके ऊपर अशोक गहलोत जी ने मेरे को बड़ी मदद किया। ठीक है, वो कॉलिंग होती गई, चीज़ों को पता लगता गया कि कौन से गांव में आज गाड़ी घूमी नहीं हमारी, तो वो पता लगता। शाम को फिर उसको ऑपरेट कर देते थे कि भाई क्या हुआ, तुम वहाँ के नहीं गए, आज तुम्हारी गाड़ी में कोई महिलाएं बैठ के निकल गई, कोई शादी का प्रोग्राम लग रहा था, तो वो सूचना भी मिलनी शुरू हो गई। राहुल गांधी जब चुनाव लड़े थे, आपने जैसा कि कहा बहुत सारे बाहरी लोग गए, इस बार आपके साथ भी बहुत सारे लोग मैनेज करने वाले लोग होंगे, आपका अपना भी प्रबंधन होगा, जो आपने कहा कि आपने इस तरह से मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन स्मृति ईरानी का जो तंत्र इतने साल में वहाँ विकसित हुआ, जिसमें वो सरकारी तंत्र, बीजेपी, मैंने जैसा कि कहा पूरा जो डबल इंजन की सरकार वाला तंत्र, उसका मुकाबला कैसे कर पाए? मतलब आपको ये अंदाज़ा शायद आपको भी नहीं होगा कि 1,67,000 से जीत जाएंगे, जीत गए। मेरा अंदाज़ा था कि जीतेंगे, ठीक है। और कुछ आप जैसे, आपको तो नहीं कहूँगा, कुछ लोगों ने यह परसेप्शन क्रिएट कर दिया बड़ा थिन मार्जिन रहेगा। अच्छा, मैं लोग कहते थे कि थिन मार्जिन रहेगा, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था। मैं कहा 1 लाख तो क्रॉस करूँगा, ऐसा मेरे को लग रहा था। तो लेकिन मैं अपनी जुबान से कह भी नहीं पा रहा था कि भाई कल नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन देखिए दूसरी चीज़ क्या थी ना, कि हमारा इलेक्शन प्रॉपर मॉनिटर्ड था, ठीक है। अब हम लोग तो जानते हैं ना कौन सेल्फी वाला है, कौन काम करने वाला है, तो जानते हैं। बहुत से लोग तो एक बार इलेक्शन में जैसे मिले, उसके बाद तो इलेक्शन जीतने के बाद मिले, कभी देखा ही नहीं मैंने उनको अपने गौरीगंज ऑफिस में। बाद में मिले, मैंने सम्मान भी किया उनका। तो ये था कि थोड़ा दूसरा क्या था कि स्मृति ईरानी का जो टीम थी उसका होमवर्क प्रॉपर था ही नहीं। वो सोचते थे कि गवर्नमेंट के दम पे निकल जाएगा, प्रधानों को डराना, कोटेदारों को डराना। तो आदमी एक बार तो डर जाता है, कितनी बार डरेगा? जब भय ख़त्म हो जाता है फिर आदमी कहता है यार मरना या मारना। तो प्रधानों ने सोच लिया था कि चलो जो कह रहे हैं करो, पटका पहन लो इनका, लेकिन करेंगे वही जो ऐसे लोग मुझे मिले जो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि हम चाहते हैं वो हार जाए। हाँ, ऐसे वीडियो में पटका उन्होंने पहना हुआ था। तो एक मैंने बताया था आपको पुराने इंटरव्यू में कि हमारे प्रधान जी थे, उन्होंने कहा, मैं कहा, बोले कि भाई साहब पटका पहनने से मैं बीजेपी हो जाऊंगा, मेरी लाश तिरंगे में जाएगी। तो इतनी बड़ी बात आदमी बोल रहा है जो पटका, उसके मजबूरी में पटका पहना उसने। एक डर का भी माहौल था, FIR करना, मेरे खिलाफ FIR कर दी उन्होंने, आपको नहीं पता? नहीं, आपके बारे में नहीं, मुझे दीपक सिंह के बारे में पता चला। दीपक सिंह का तो तब भी मैं गाड़ी में ही था। अच्छा। वो एक्चुअली FIR मेरे पे करनी थी। अच्छा। मैं गाड़ी से उतरा और जो आदमी विरोध कर रहा था, आपको हैरानी होगी कि उसको मैंने MBBS कराया। अच्छा। वो लड़का मेरा विरोध कर रहा था, उसका फादर मेरा बहुत अच्छा मित्र था, ठीक है। मेरे को उस दिन लगा कि आज BN सिंह जी की डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई तो मेरे को लगता था ये लड़का संभाल रहा है हमारा कांग्रेस का, मतलब संभाल रहा है। बीजेपी ज्वाइन कर ली, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मेरी गाड़ी घेरने की कोशिश उसने किया। तो मेरे को उस दिन लगता कि आज मेरा दोस्त मर गया। तो आज ये लड़का, जिस आदमी ने सदा बीजेपी से मुकाबला किया, इसके फादर ने, कि आज मेरे लिए वो हो गया। ऐसा मतलब FIR क्यों हो गई फिर? FIR दीपक उतर गया। ओके। उन्होंने कहा, बोले भाई साहब अब मत जाइए, मैं जाता हूँ। तो दीपक उतर गया। दीपक उनसे जाके थोड़ा बातचीत किया, तो उनके कुछ लोगों ने, इनके भी साथी थे, तो धक्का मुक्की हो गई, तो FIR कर दिया। एक आखिरी सवाल, अब जब आपको प्रियंका गांधी ने कहा कि किशोरी लाल जी आप चुनाव लड़ेंगे, आप तैयारी कर रहे थे, फाइल वहाँ तैयार हो रही थी, कौशिक साहब भी थे और लोग थे। मैं पता करने में लगातार लगा हुआ था कि एकदम सस्पेंस था 2 तारीख की शाम तक, ये कि वो राहुल प्रियंका। और जब आपका नाम रात में, आधी रात के आसपास मेरे ख्याल से, या 10 बजते नहीं, 12 बजे के बाद ही था। 12 बजे 3 की डेट हो गई थी। 3 की डेट हो गई, तब आपको कन्वे किया गया कि आप लड़ेंगे, ठीक है। तो अब चूंकि आप जीत गए, इसलिए सही बताइए, थोड़ी सशंकित तो प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी परिवार के लोग भी होंगे कि पिछली बार के नतीजों के बरक्स देखे, और बहुत सारा सिस्टम मशीनरी जिसका जिक्र कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। मैंने परिवार को कन्विंस कर रखा था कि आपका परिवार लड़ेगा तो वहाँ आंधी आएगी, ठीक है। ये मेरा विश्वास था कि आप लड़ोगे और आंधी आएगी। अगर वो लड़ते तो मार्जिन 4 से ऊपर होता है, मैं कह रहा हूँ। तब फिर क्यों राहुल गांधी ने रायबरेली? अब उन्होंने जो भी उनका हुआ कि कुछ तो है कि सारा परिवार लड़ रहा है, ये कर रहा है, कुछ अंदर थे बातें, चीज़ों को मैंने वो चीज़ें कैमरे पे डिस्कस नहीं करूँगा,
क्योंकि हमारा इंटरनल। चलिए, लेकिन फिर तो रायबरेली अगर राहुल गांधी खाली करते हैं तो हो सकता है प्रियंका लड़े, तो बात तो फिर भी होगी। नहीं, मैं तो अपने दिल से चाहूँगा कि राहुल जी वायनाड खाली करें और रायबरेली नहीं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप बोल रहे हैं। मैं तो सब पे बोल रहा हूँ। ये क्यों चाहते हैं, क्यों नहीं, बोल देखिए, वो ट्रेडिशनल इनकी परिवार की सीट है। हाँ। इनके दादा लड़े, दादी लड़ी, फिरोज पिताजी गांधी, लड़े, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया जी लड़ी। तो वो परंपरागत नहीं, माफ करिए, राजीव गांधी नहीं लड़े रायबरेली नहीं से। नहीं उस समय नहीं, मैं आपको बताता हूँ। उस समय 6 जो 2 तहसील होती थी, वो उस समय रायबरेली का हिस्सा हुआ करती थी। तो उस नाते से उस समय अमेठी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तो 3 असेंबली सेगमेंट सुल्तानपुर में लगते थे, 2 असेंबली सेगमेंट रायबरेली में लगते थे। तो उस तरह उस समय रायबरेली से 2 MP हुआ करते थे। एक ये 6 ब्लॉक, 2 तहसील, बाकी सोनिया जी की 5 तहसील। तो जब आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि वो वायनाड खाली करें और रायबरेली के सांसद रहें, तो आप परिवार के सदस्य हैं, इसका मतलब सहमति भी इसी दिशा में नहीं, बन मैं रही तो है? कह के आया, मैं तो बोलता हूँ, बस बोल के आ गया। निर्णय तो परिवार को लेना ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा एक विस्तार से जो लंबा इंटरव्यू है नामांकन के अगले दिन, उस इंटरव्यू को भी देखिएगा। और मैं आज कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि जब मैं अमेठी से आ रहा था तो मैंने अपने कैमरे में कहा था कि चमत्कार होगा अगर स्मृति जीतेंगी, उनके हारने की पर्याप्त वजह है, विस्तार से मैंने बताया था। इसलिए मुझे ये नहीं अंदाजा था कि 1,67,000 होगा, क्या होगा, किसी को नहीं रहता है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन ये साफ रिटन ऑन द वॉल जिसको कहते हैं कि स्मृति ईरानी हार रही हैं, हार सकती हैं। तो आपने ज़बरदस्त मार्जिन हासिल की, अपने आप में बड़ी बात। और ये भी कि जो 19 मंत्री हारे हैं किशोरी लाल जी मोदी सरकार के, मैक्सिमम मार्जिन स्मृति ईरानी के हारने का है। तो जो सबसे एक तरह से ऐसी अहंकारी मंत्री जिन पर बहुत आरोप लगे, उनको किशोरी लाल जी ने हराया, जो कम शब्द खर्च करते हैं बोलने में। इतना ही कम बोलते हैं आप? ये कब बोलता तो कहूँगा कि भाषण वाला लीडर नहीं होऊंगा। तो अब तो भाषण देना पड़ेगा बीच बीच में। नहीं, अब दिया ही, मेरी तो जवान कट गई भाषण देते रहते हैं। मेरे इतना भाषण तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं दिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो का एक्सटेंशन आप पुराने इंटरव्यू इसी इंटरव्यू के बाद तुरंत देखें। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, पूरे देश की नज़र थी अमेठी पर। अमेठी से कौन लड़ेगा चुनाव, राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह के अनुमान, कयास, खबरें चल रही थी। तभी नाम आ गया किशोरी लाल शर्मा का। किशोरी लाल शर्मा जो गांधी परिवार से करीब करीब 4 दशकों से जुड़े रहे। राजीव गांधी, अमेठी और रायबरेली से राजीव गांधी के ज़रिए इनका रिश्ता बना, और उसके बाद सोनिया गांधी चुनाव लड़ी, तो राहुल गांधी चुनाव लड़े, तो हर चुनाव का संचालन करने में पर्दे के पीछे से किशोरी लाल शर्मा का, के एल शर्मा साहब की भूमिका रही। लेकिन ऐसा अचानक हुआ जब परसों देर रात और कल सुबह पता चला कि किशोरी लाल शर्मा खुद चुनाव लड़ेंगे। और कल यहाँ नामांकन भी हुआ, प्रियंका गांधी भी आई, और हमारे साथ हैं खुद किशोरी लाल शर्मा, के एल शर्मा, जिन्हें इलाके के लोग गांधी परिवार के नुमाइंदे के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर जानते रहे दशकों से, लेकिन अब चुनाव मैदान में। तो तजुर्बा अचानक आपका बदल गया। अभी तक आप लोगों से सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए पर्दे के पीछे बूथ मैनेजमेंट और वोट मैनेजमेंट करते थे। देखिए, क्यों मैं आपको पहले अपना परिचय दे दूं, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूं। ठीक है, मेरे कज़न पंजाब में MLA रहे, जिनको उग्रवादियों ने मार दिया था, सतपाल पराशर नाम था उनका। तो तब से मैं यहाँ एक प्रोग्राम के तहत, यूथ कांग्रेस के सिलेक्शन के तहत यहाँ पे आया। फिर ऑल ओवर इंडिया में 10 लड़के चुने गए थे, उसमें मेरी भी किस्मत थी कि मैं यहाँ पे आया। और अमेठी में मैंने शुरू जब किया तो मैं यहाँ 1.5 ब्लॉक का इंचार्ज था। ये शायद 83 के आसपास 83 की बात है। 83 में हम 10 ब्लॉक मतलब जो थे 10 लड़के आए थे, और मेरी 1.5 ब्लॉक की जिम्मेवारी होती थी। ठीक है, मैं बहादुरपुर और आधा तिलोई देखता था। मेरा साथी जो बाद में गुजरात में MLA रहा, कांति गोहिल, वो सिंहपुर और तिलोई देखता था आधा। तो ये हमारा शुरुआत हुई यहाँ से। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू काम करते रहे। 84 में पहला इलेक्शन राजीव जी को हम लोगों ने लड़ाया। ठीक है, 81 में तो मैं पढ़ ही रहा था, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट। क्योंकि आप अतीत पर चले गए और सबकी दिलचस्पी वो जानने में है कि आखिर ये के.एल. शर्मा हैं कौन। बहुत चीज़ें ऊपरी तौर पर पता है, तो आप वहाँ गए, मैं भी वहीं जाना चाह रहा था। 83 जरा उस दौर में कैसे कनेक्ट हुआ, थोड़ा हम पास्ट के जरिए तब प्रेजेंट में आते हैं। नेचुरली देखो, उस समय क्या था कि उस समय अमेठी इतना डेवलप नहीं था जो आज हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि उस समय अमेठी का जो खाका बनाया
राजीव जी ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू किया। यहाँ इरिगेशन की दिक्कत थी, यहाँ पे रोड्स की दिक्कत थी, तो ये चीज़ों को फोकस राजीव जी ने पहले यहाँ पे वो किया। यहाँ ऊसर सुधार का बहुत बड़ा अभियान चला अमेठी के अंदर, जिसके अंदर आज हमारे किसान लोग समृद्ध हैं। क्योंकि यहाँ पहले कहावत थी कि अमेठी का किसान 8 महीने का अनाज पैदा करता है और 4 महीने का उसको बाहर से लाके खाना पड़ता है। अब जब ये विकास हुआ तो लोगों ने कहा कि 12 महीने का खाता है और 4 महीने का बेचता है। ये छोटी सी बात है जो नटशेल के अंदर। लेकिन मैं आपका रिश्ता जानना चाह रहा था राजीव गांधी से, कि आपका कनेक्ट राजीव गांधी से कैसे? मैं एक यूथ कांग्रेस के जो प्रोग्राम के थ्रू, उस समय उन्होंने कांग्रेस बैकग्राउंड के लड़कों को चुना था ऑल ओवर इंडिया, तो 400-450 लड़का चुना गया था। उनकी दिल्ली में ट्रेनिंग हुई थी तालकटोरा स्टेडियम में। तो हम लोगों को पहला टास्क जो था राजीव जी ने, क्योंकि राजीव जी में का ये कांग्रेस का फ्लैगशिप प्रोग्राम था, उस समय 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा जी द्वारा दिया गया था सरकार द्वारा, तो उसको हम लोगों को मॉनिटरिंग करने के लिए पहले मध्य प्रदेश भेजा, जब अर्जुन सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो हमने पहला टास्क तो वो किया। तो उसी टास्क में मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी निकाल के लाया कि जिसके अंदर लगा कि ये 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर ये वीकनेसेस हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसको प्रॉपर जिस तरह मंशा है हमारे लीडर्स की, उस तरह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। ठीक है, तो वो चीज़ों को लाए, तो उसके अंदर जो भी हमने सुझाव दिए उस पर थोड़ा अमल भी हुआ। हमारे एक रिपोर्ट के ऊपर वहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय जनार्दन पुजारी जी, उनको भेजा भी गया था कि ये बैंकों के अंदर गड़बड़ी हो रही है, कि आदिवासियों के नाम से लोन उठाए जा रहे हैं, सब्सिडी खाई जा रही है और उसको रिकवरी उनको आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करके उनको बताई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने। मूलतः आप पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं? मूलतः मैं हिमाचल का हूँ। बड़ा कन्फ्यूजन है, गूगल सर्च करना पड़ा जरा बैकग्राउंड के लिए। मैं क्योंकि देखो ज़्यादा IT से भी हूँ नहीं, ठीक है, मेरा काम आप भी नहीं, और पर्दे के पीछे आप ज़्यादा काम करते रहे तो लाइमलाइट से दूर, लाइमलाइट से मैंने दूर ही रहता हूँ। ठीक है, तो उस समय हम लोग ओरिजिनल हिमाचल के हैं, क्योंकि हमारा गांव जो है हिमाचल और पंजाब बॉर्डर पे है। वो कभी वो हिमाचल में चला जाता था, कभी वो इधर आ जाता था, लास्टली अब वो पंजाब में आ गया। ठीक है, तो पंजाब का ही कह सकते हैं आप मेरे को। जिला कौन सा हुआ? जिला होशियारपुर है मेरा। उसके अंदर एक भवानीपुर गांव है, बड़ा प्राचीन, वहाँ पे पांडवों के काल का मंदिर बना, हरि मंदिर। तो मैं वहाँ का भी जो ऋण है अपने का, उसको मैंने उस गांव को, पंजाब सरकार थी, मैंने वहाँ पे धर्मशाला का भी निर्माण कराया, जो मेरा व्यक्तिगत फ़र्ज होता, मैंने वो अपने गांव में भी पूरा किया कि जन्मभूमि का भी ऋण उतारना चाहिए। तो फिर राजीव गांधी से जुड़े आप 83? फिर मैं यूथ कांग्रेस के थ्रू जब मैंने ग्रेजुएशन करी, तो मैं पवन बंसल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनको ये हुआ कि फ्रेश लड़के कांग्रेस बैकग्राउंड के उनको चाहिए, तो उन्होंने मेरे को टीम के अंदर भेजा, सिलेक्शन हुआ, फिर मध्य प्रदेश में काम किया। उसके बाद जो 10 पोटेंशियल लड़कों की टीम चुनी गई थी, उसमें मेरा सौभाग्य था, राजीव जी ने मेरे को चुना। फिर हम लोग, राजीव जी हमको इंदिरा जी के पास लेके गए कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये लड़के 10 जा रहे हैं। ये 83 में? 83 लास्ट में, नवंबर की ऐसा कुछ है। तो ये हो गया, तो इंदिरा जी ने सवाल जवाब किए, तो हम 22 साल की उम्र में, मतलब इंदिरा जी की शख्सियत को देख के अचंभित थे कि भाई, मतलब इनको हम यहाँ देखते थे, आज इनके सामने बैठे हैं। प्रधानमंत्री थी? हाँ, प्रधानमंत्री थे, वो बड़ा ही औरा था उनका अलग से ही। ठीक है, देवीय शक्ति थी वो। तो उन्होंने किया, तो हम लोगों ने फिर वहाँ शुरू किया। फिर मैं यहाँ पे पोस्टिंग किया, तो यहाँ पे हमने शुरू कर दिया। यहाँ भी हमारा वही काम था कि जो कैडर जो छुपा हुआ है ओरिजिनल गांव में बैठा है, उसको थोड़ा आइडेंटिफाई के सिस्टम में जोड़ो, तो हमने जोड़ा। तो राजीव गांधी ने जिम्मा दिया कि आप अमेठी में हमारी कंस्टिट्यूंसी देखो। 10 लोग थे उस समय। अच्छा। उसमें तो फिर 6-7 तो MLA बन गए 85 में। तो आपके साथ 10 लोग थे? वो कौन लोग थे? हमारे जैसे रिपुनाथ सेठ थे, वो मिनिस्टर बने। चंद्रशेखर शर्मा थे, वो राजस्थान में मिनिस्टर बने। प्रकाश जैन था, तो वो हमारा मध्य प्रदेश में जाके मंत्री बना। तो ये सारे लोग थे जो मिनिस्टर बने। बाकी MLA में कांति गोहिल बन गया था। उस समय राजीव जी ने मेरे को भी टिकट दिया था 85 में। अच्छा, हाँ, विधानसभा? हाँ, विधानसभा, लेकिन मेरी उम्र जो थी वो 3.5 महीना कम थी। 25 पूरा नहीं हुआ था। तो फिर लेकिन जो कज़न थे मेरे, जिनको असैसिनेट किया था उग्रवादियों ने, फिर मैंने राजीव जी से उनको कहा कि ही इज़ माई लोकल मेंटर। ठीक है, उन्होंने मेरे को आप तक भेजा है। अच्छा। तो विनेबल हैं, हम भी उन्हीं के शिगिर्दगी में काम करते हैं। कहाँ से टिकट की बात? लुधियाना नॉर्थ से। तो इसीलिए तो लुधियाना आया मेरे पास कि लुधियाना से? नहीं, लुधियाना तो मैं रहता हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरे बच्चे भी वहीं पढ़े हैं, मेरी फैमिली वहीं है, तो मेरा सेटअप मेरा सारा लुधियाना में ही है।
तो फिर हम लोग वहाँ से मतलब ये किए। उसके बाद फिर तो यहाँ से सिलसिला चल पड़ा, तो कि भाई उनको लड़ाया उस वेव में। जब सुरजीत सिंह बरनाला जी सीएम बने थे, उसमें कांग्रेस के सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जीतने वाले सतपाल पराशर जी थे, तो वो जीते। ठीक है, तो क्योंकि उनका भी ऋण था, तो वो भी कोशिश किया कि मैं राजीव जी से जुड़ा हूँ, उन तक बात पहुँचाई कि इज ए स्ट्रगलर, गरीब घर से हैं हम लोग, कोई बहुत बड़े घरों के बच्चे नहीं हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। तो उनको फिर किया उन्होंने एमएलए, लेकिन फिर उग्रवादियों ने उनको मार दिया। उस समय हालात ख़राब थे तो मार दिया, लेकिन फिर तब मैं तो कंटिन्यू काम यहाँ पे करता रहा। तो उसके बाद का कनेक्शन बताइए। देखिए, किशोरी लाल जी से पहली बार इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ पर्दे के पीछे इनके काम के बारे में सुनता रहा, इसलिए अभी हम लोग अमेठी से कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग सोलन जा रहे हैं। आज हमारी सोलन विधानसभा की तीनों ब्लॉक के अंदर मीटिंग्स है। इनके बारे में कहा जाता है कि अमेठी रायबरेली का कोई ब्लॉक ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जहां कुछ लोगों के नाम से नहीं जानते हैं, तो इसलिए ज़रा हम इनके साथ गांव भी जा रहे हैं और इस सफ़र पर भी हैं, लेकिन इस बहाने हम थोड़े पास्ट के जरिए प्रेजेंट में आएंगे, मैं भी समझूँ आप भी समझें कि आखिर केएल शर्मा हैं कौन। तो आखिर अगर एक लाइन में पूछूं, केएल शर्मा हैं कौन और क्या? केएल शर्मा कांग्रेस का छोटा सा सिपाही है, जिसकी किस्मत अच्छी है कि उनको गांधी परिवार के साथ काम करने का मौका मिला। मैं उनका एक ओबीडियंट सोल्जर हूँ। अच्छा, फिर हम पास्ट में जाते हैं, जब राजीव गांधी ने आपको यहाँ भेजा, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 84 में। 84 में हत्या हो गई, तो यहाँ सिनेरियो बदल गया। ठीक है, फिर हुआ कि भाई मेनका जी का हुआ 84 में मेनका जी उतर गए। तब यहाँ था कि भाई क्योंकि संजय जी की कॉन्सेंसी थी, तो फिर ये था कि लोग भावना पे वोट देंगे या विकास पे वोट देंगे। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पे विकास को चुना। ठीक है कि नहीं, मतलब ठीक है, परिवार के ही हैं, राजीव जी भी है। और उस समय जो परिस्थितियाँ रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा राजीव जी ने बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे कैंपेन किया। ठीक है, सोनिया जी साथ रहती थी, पॉजिटिव कैंपेन किया, उन्होंने कभी नेगेटिव बात नहीं किया। उन्होंने कहा जो मेरा 81 से लेके 84 तक आपको काम अगर यहाँ मेरा दिख रहा है तो आप मेरा समर्थन करिए, इससे भी मैं ज़्यादा करूँगा। तो लोगों ने उस बात पे विश्वास किया। और उस समय का कुछ नॉस्टैल्जिया, कुछ कहानी बताइए, जब मेनका गांधी राजीव गांधी के खिलाफ 84 में चुनाव लड़ गए। हालांकि वोट शायद 50,000 के आसपास कुछ मिले, लेकिन क्या कैसे उस समय का प्रचार और उसमें आपकी क्या भूमिका थी? नहीं, मैं उस समय तिलोई में ही था, जो मेरा ओरिजिनल क्षेत्र था, हम उसी में काम कर रहे थे। तो क्योंकि यहाँ पे राजीव, उस समय हमने चेंज जो किया यहाँ ला के, पहले लोग ना बहुत बाहर के लोग बहुत आते थे, दिल्ली के, यहाँ के, वहाँ के, तो लेकिन उनको यहाँ ना लोकल कल्चर समझ नहीं था कि यहाँ पे किस तरह चलता है। दिल्ली की पॉलिटिक्स डिफरेंट है, अमेठी की गांव की पॉलिटिक्स अभी तो आपको थोड़ा दिख भी रहे होंगे। उसमें तिलोई विधानसभा में ढाबे होते थे, हमको रात में 16 किलोमीटर इधर जाना पड़ता था या 18 किलोमीटर इधर जाना पड़ता था, तब खाना मिलता था। तो अब तो काफ़ी डेवलप है यहाँ पर, क्योंकि अगर अमेठी को समझना होता तो अगर 83 में कोई आया होता यहाँ पर तो समझता कि अमेठी ने क्या विकास किया है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि अमेठी में विकास नहीं हो। जो बॉम्बे कलकत्ते के लोग हैं, बॉम्बे कलकत्ता तो अमेठी नहीं है, लेकिन यूपी के अगर 10 ज़िले गिने जाएंगे तो अमेठी उसके अंदर एक होगा। अब हम आते हैं उसके बाद कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। रूट किधर है? सीधे, हाँ। इंदिरा गांधी की हत्या होती है। इंदिरा गांधी की हत्या, माफ़ करें मैं समय इसलिए ले रहा हूँ कि इस बहाने आपको पूरा देश जाने, थोड़ा बैकग्राउंड भी जाने। वो कुछ कहना आ रहे हैं हमारे जाना, तो आप भी रहिएगा वहाँ पर, दिक्कत नहीं। हाँ, बात जारी रखें। इंदिरा गांधी की हत्या होती है 84 में अक्टूबर में, और उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उसके बाद फिर उस परिवार से रिश्ता और कनेक्ट कैसे कायम रहा और क्या भूमिका रही है? देखिए, एक तो राजीव जी ने जो भूमिका हमारी पहले थी उसको बनाए रखा। ठीक है, राजीव जी के प्रधानमंत्री बनने से हमको यहाँ और मजबूती मिली, क्योंकि वो जो 84 to 89, क्योंकि तब हमारी सरकार थी राज्य में भी, यहाँ पे लोगों की डिमांड पे काम होते थे कि हमारी पुलिया बनाइए, तो पुलिया बनती थी। हमारे यहाँ के सड़क नहीं है, खड़ंजा दीजिए, खड़ंजा उस समय बड़ा होता था, खड़ंजे की डिमांड आती थी। तो खड़ंजा यहाँ बहुत डिमांड आती थी, क्योंकि उस समय कच्चे रास्ते थे, तो उनको मतलब
करते थे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही सारा डेवलपमेंट होता है। तो 89 तक हम यहाँ पे रहे तो उस समय डेवलपमेंट हुआ। अमूमन महीने में कितने दिन यहाँ रहते थे? मैं 10 से 12 दिन हम लोग यहीं रहते थे? हाँ, यहीं पे गेस्ट हाउस रहते। नॉट गेस्ट, उस समय तो गेस्ट हाउस नहीं था। ठीक है, हम लोग यही गौरीगंज जो कार्यालय है, नीचे गद्दे पड़ते थे। अच्छा, तो हम लोग यहीं गद्दों पे ही सोते अच्छा। थे। उस कार्यालय में, गौरीगंज में जो केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ एक बोर्ड देखा, मतलब पत्थर पर लिखा हुआ है राजीव गांधी ने शायद 1986 में उसका उद्घाटन किया या शिलान्यास। वो एक्चुअली क्या है कि जब 84 हो गया था, यहाँ पे कार्यालय नहीं हुआ करता था। तो ये हुआ कि भाई उस समय जगह खरीदी गई, 2 कार्यालय लिए, एक हमने अमेठी में लिया, एक यहाँ पे लिया, फिर इसको बनवाया और उसका वो सब कार्यालय बनाने में भी आपकी भूमिका रही होगी? हाँ, नहीं वो तो ठेकेदार बनाते हैं, मैं तो नहीं। हाँ, लेकिन हमने उसको अपने पसंद से कि एक हॉल होना चाहिए, छोटी मीटिंग रूम होना चाहिए, वेटिंग हॉल होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल ज़रूरत होती हैं उसमें थोड़ा रहा। उसके बाद के उस परिवार से रिश्ते, और वो देखिए एक बात होती है, कई बार एक जनरेशन से रिश्ता बनता है, दूसरे जनरेशन में वो चीज़ नहीं रह जाती है। आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी के समय आप राजीव गांधी से जुड़े, राजीव गांधी की हत्या हो गई, फिर सोनिया गांधी का बीच में वो पीरियड है 8 साल जब राजनीति से दूर रह गई 91 से 98 तक, तो उस बीच का भी रिश्ता ऐसे ही कनेक्ट रहा, मिलना जुलना सब? नहीं, जब राजीव जी की डेथ होगी हम लोगों ने सोचा कि अब अनाथ हो गए, कि अब कोई कांग्रेस में जाने, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये सोचा गया कि जगदीश पीयूष जी हैं यहाँ के बड़े, वो रहे, आज नहीं है हमारे बीच में। मैं और जी.ए. मीर जो जम्मू कश्मीर के CWC के मेंबर हैं, ये हम लोग इकट्ठे सब साथी हैं। तो ये हुआ यार कुछ करो, मतलब अब इतना खाली है, इतना एंजॉय किया, प्रधानमंत्री की गाड़ी में भी चलने का मौका मिला इतनी कम उम्र में। सोनिया जी ऐसे बैठती थी, राजीव जी चलाते थे, हम लोग पीछे लटक जाते थे जैसे भी। जब अमेठी में आते थे वो तस्वीरें आज भी गूगल पर है कि प्रधानमंत्री के तौर पर खुली जीप पर सोनिया गांधी और जी आगे बैठती थी और हम लोग पीछे, कभी इधर लटक गए कभी उधर। वो जिस विधानसभा में जाते थे तो हम लोगों को साथ रखते थे। ठीक है, तो हम लोग भी उनको इंट्रोड्यूस कराते थे कि अच्छा है, कार्यकर्ता है, ये हमारे फल हैं, जो चलता था। ठीक है, तो लोगों को विश्वास भी हमारे प्रति जगह कि देखो हम काम कर रहे हैं। तो KL शर्मा जब मौका आता है तो लीडर से हमारी तारीफ भी करता है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने किया। वो थोड़ा सा फिर लोगों के अंदर विश्वास जमा कि यार ये अपना क्रेडिट लूटने वाले लोग नहीं हैं, जो हमारी मेहनत का भी सिला राजीव जी के सामने हमको देते हैं। तो ये है, क्योंकि हम यहाँ लीडर कभी नहीं बने। ठीक है, तो मैं वही पूछ रहा था कि वो जो गैप था जब 8 साल जब राजनीति में फिर क्या हुआ कि फिर हम लोग AICC में बैठे हुए थे, तो तीनों लोग थे कि कुछ क्या करना चाहिए। तीनों लोग मतलब जगदीश पीयूष, जी.ए. मीर और मैं, 3 लोगों ने बैठ के वहाँ पे एक प्लान किया कि कर्म भूमि टू बलिदान भूमि तक एक यात्रा किया जाए, पद यात्रा। लंबी बीड़ा सोच लिया, यंग थे कि भाई ठीक है देखते हैं। हमको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा, तो हमने कहा कि अमेठी के लोग तो चलेंगे, बाकी चले ना चले हम हिंदुस्तान में करेंगे। तो हमने यहाँ से हर ब्लॉक से 5-5 लड़के चुने और कुछ लीडरों ने भी साथ दिया। कुछ 100 किलोमीटर चले, कुछ मैहर देवी तक चले, कुछ यहाँ तक चले। तो लेकिन अंत में यात्रा को नरसिम्हा राव जी ने समापन किया पेरम्बदूर में, जहाँ राजीव जी शहीद हुए थे। तो उस बीच में हम नदियों का जल भी लेके गए, पवित्र धरती की मिट्टी भी लेके गए, तो वहाँ पे किया। वो फ़ोटोज़ हैं गूगल पे, तो ये यात्रा नहीं मिल रही है। तो मैंने कुछ लोगों से, पत्रकारों से किया था, मैं कहा भाई हम लोग तो उस समय कोई इनकम टैक्स वो नहीं थे, ये IT सेवी नहीं थे, तो हमने कुछ डाला भी नहीं, क्योंकि आज यात्रा यहाँ कर रहे हैं तो अगले दिन दूसरे जगह चले जाते थे। पीछे अखबार में छपा तो हमने कभी कटिंग वटिंग किया नहीं, कि मन का भाव था, कोई ये नहीं कि प्रचार मिले हमको। तो हम लोगों ने उस समय रजिस्टर रखते थे कि सोनिया जी एक्टिव पॉलिटिक्स में है। लोगों के देश भर में नॉर्थ से लेके साउथ तक की वो यात्रा रही और कामयाब यात्रा रही। तो ये पहली यात्रा थी, मतलब बाकी तो बाद में बहुत यात्राएं चली, ये एक पहली यात्रा थी जिसके जैसे अनसंग सोल्जर्स की यात्रा थी, ये वो यात्रा थी। ठीक है, उसके बाद सोनिया गांधी का राजनीति में आना होता है 98 नहीं, फिर उसके बाद बाई इलेक्शन हो गया डिक्लेयर, कैप्टन सतीश शर्मा जी आ गए। तो फिर हम लोगों को कडप्पा से कहा गया कि भाई आप संभालो। ठीक है, मतलब क्योंकि यात्रा को भी हम ही लोग कोऑर्डिनेट करते थे। फिर यहाँ पे आ गए, कैप्टन सतीश शर्मा जी को टिकट मिली 91 में, तो फिर उनके साथ लग गए। तो उनके साथ लग के फिर 96 तक वो रहे, 98 में वो हारे यहाँ जाके, उसके बाद मैडम का पदार्पण हुआ। तो जब कैप्टन सतीश शर्मा यहाँ जब 5 साल सांसद रहे, उस बीच भी आप यहाँ
हाँ सारा देखते रहे। उस समय हमने यहाँ पे बहुत काम कराए, जैसे 2 बॉटलिंग प्लांट यहाँ पे लाए। जब पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अभी आप देखेंगे कब घूमेंगे तो ये उसी समय का है, कैप्टन साहब के ज़माने का ये दिया हुआ है। 2 बॉटलिंग प्लांट यहाँ पे दिए जो इतनी छोटी जगह पे जनरली नहीं होते हैं। तो एक हमारा त्रिशुंडी में है और एक हमारा गौरीगंज में हुआ। तो ये 2। उसके बाद आते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, देखते हैं कितना हम पूछ पाते हैं, वक्त भी कम है, इनकी व्यस्तता भी है, चुनाव में प्रचार के लिए बहुत कम वक्त है। और बहुत मैं बता दूं कि मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, ना तो मैं सोनिया जी से कोई सैलरी मेरी होती है, तो मैं मतलब एकदम प्योर वॉलंटियर हूँ। मेरा अच्छा काम है मिडिल क्लास के टाइप में, ये हमारा शौक है। अच्छा, अब चूंकि आपने अच्छा काम है बताया, बिजनेस है, क्या बिजनेस करते हैं आप, क्या बिजनेस? एक पेट्रोल पंप है और एक मेरी बाइक की एजेंसी है। तो हाँ, वहीं लुधियाना में, वो मेरा जहाँ पे वो नहीं। तो आप जैसे महीने में 10 दिन 8 दिन मतलब अगर पूछें कि महीने में आपका क्या रूटीन होता है, दिल्ली, अमेठी, रायबरेली? एक्चुअली मैं दिल्ली बैठता हूँ। पहले हम लोग 6 नंबर महादेव रोड पे बैठते थे, अभी मैं AICC हेडक्वार्टर 27 नंबर कमरे में बैठता हूँ। तो वहाँ पे ये होता है कि बहुत से काम हमारे दिल्ली से चलते हैं, ठीक है, तो फिर वर्कर वहाँ जाते हैं। जनरली मैं 10-12 दिन, मतलब 3 दिन आ गया, एक बार 4 बार आ गया, तो इस तरह शादी के दिनों में थोड़ा ज़्यादा आना पड़ता है क्योंकि लोगों को अपेक्षा होती है, तो मैं आता हूँ उसमें। अब एक बार हम सीधा चूंकि कट में आते हैं, हम 99 में सोनिया गांधी का अमेठी लड़ना और फिर 2004 में राहुल गांधी का अमेठी से लॉन्च होना, सोनिया गांधी का रायबरेली शिफ्ट हो जाना, उस बीच का कुछ बताएं। नहीं, फिर राहुल जी यहाँ पे आए तो यहाँ पे हुआ कि भाई लड़ना है, तो उन्होंने, दोनों का इमोशन था, मैडम का भी जुड़ा हुआ था, राहुल जी का भी जुड़ा हुआ था। तो फिर राहुल जी ने अमेठी को चुना, फिर मैडम अपने 2004 की बात। हाँ, 2004 की। तो राहुल जी का पहला इलेक्शन हुआ, मैडम का दूसरा इलेक्शन था, तो वो रायबरेली से लड़ी, फिर यहाँ दोनों जगह जीते हम लोग। तो ये जो उसके बाद का चुनाव है किशोरी लाल जी, 99 से लेकर आप 2019 तक, अब 24 में आए, वो जो 20 साल है जिसमें 3 बार राहुल गांधी यहाँ से सांसद चुने गए, सोनिया गांधी को कुल मिला के अगर एक बाय इलेक्शन देख लें तो 5 बार हो गया, 2006 में भी बाय इलेक्शन। तो उस 20 साल में आप यहाँ अमेठी रायबरेली आते जाते रहे उनके बिहाफ में? हाँ, उनके बिहाफ पे आते रहे। फिर 2012 को जब ये हुआ तो फिर राहुल जी ने मेरे को नेशनल टीम में अपने शामिल किया, AICC में। मैं कोऑर्डिनेटर से उठ के फिर मैं AICC सेक्रेटरी बना और मेरे को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया। तो हमने उसमें भगवान की कृपा थी, जनता की आशीर्वाद था, उसमें भी हम लोगों ने मतलब 41 सीट मिले थे और हम लोग 27 पे स्ट्राइक किए थे। उस बहुत दिनों बाद बिहार में इतनी सीटें हमको मिली थी। तो ये ठीक है, वो उस पर भी पॉलिटिकल भी आते हैं। मेरा है कि जल्दी जल्दी कुछ ज़रूरी सवाल, कोई नहीं, बीच में होगा, रुकते हैं, बातचीत करते हैं, बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब उसके बाद हम अगर कट टू प्रेजेंट आते हैं सीधा, बीच में फिर हम वापस जाएंगे पास्ट में। तो ये बड़ा चुनाव हो गया 2024 का, जिस चुनाव में 2019 में जहां से राहुल गांधी हार गए 55,000 वोट से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, अनएक्सपेक्टेड वहां से आपको जिम्मेदारी दी गई। तो आपको थोड़ी भी तैयारी, थोड़ा भी अंदाज़ा, थोड़ा भी आकलन था, या जैसे बहुत सारे लोगों को शौक, झटका, सस्पेंस, थ्रिल सब नज़र आया? नहीं, देखो कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ की जनभावना थी कि गांधी परिवार के ही लोग लड़ें, ठीक है। उसी भावना के रूप मैं भी यहाँ पे उनकी अपनी सहभागिता जता रहा था, उनको भी प्रेशर कर रहा था कि फोटो भेजता था, देखिए लोग आज ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको इनकी भावना का ये करना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि इस परिवार के अंदर हमेशा एक आदमी यहाँ पे चुनाव लड़वाता है, क्योंकि अब राहुल जी को पूरे देश में प्रचार करना है, तो उनका चुनाव भी तो कोई लड़ेगा। क्योंकि अब मेरे को ही उन्होंने टिकट दे दिया, तो मैं अपने यहाँ तो उनको भी लड़ाना है रायबरेली से। तो अब उन्होंने मतलब जो ये किया है, तो इसलिए प्रियंका जी का है कि भाई चुनाव लड़वाएं अपना, उनका अपने भाई को। और मेरा भी उन्होंने कल कहा ही, प्रियंका जी ने कह दिया 6 मई के बाद मैं यहीं रहूँगी। तो नहीं आ रही हैं वो, ठीक है। हाँ, तो 6 मई के बाद से लगातार रायबरेली अमेठी करती रहेंगी वो, ठीक है। तो बीच में अगर हम कभी फ्री करेंगे कि हम लोग ठीक है कि भाई वर्कर का ये है, तो हम लोग कर लेंगे उसको। तो आपको जिताने की जिम्मेदारी अब प्रियंका ने ले ली है, जो अब तक आप उनके लिए काम करते रहे, राहुल प्रियंका जी के आह्वान पे यहाँ की जनता ने जिम्मेवारी ले ली है।
अच्छा, लेकिन ये चुनौती बड़ी तगड़ी हो गई। अब स्मृति ईरानी भी 5 साल से यहाँ सांसद हैं, उसके पहले 5 साल काम किया, केंद्र में सरकार, यूपी में सरकार, पूरी मशीनरी, धन बल, पैसा, ताकत सब है और मोदी का नाम है। आप याद करिए कि सोनिया जी जब यहाँ 1990 में आई तब भी यही स्थिति थी। तब तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे स्टेट्समैन पीएम थे, कल्याण सिंह जी यहाँ सीएम थे, तब भी सोनिया जी ने यहाँ पे लड़ी और 3 लाख से ज़्यादा वोट से जीत के गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमेठी का जो गौरव है वो गांधी परिवार, लोग महसूस करते हैं गांधी परिवार हमको रिप्रेजेंट करता है, तो अमेठी का गौरव है। ये चीज़ ही हमारी ताकत है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इनको होता है कहीं बॉम्बे चले जाएं, टाटा में हो जाए, मतलब हमारे जो लोकल लीडर उनको जाके कहते हैं कि भैया हम आए हैं, टाटा में डॉक्टर अपॉइंटमेंट दिया, अमेठी के लोग हैं। हर आदमी कहता है अच्छा ठीक है भैया फ़ोन कर रहा हूँ, फटाक से जो 110 दिन का होना पहले दिन ही मिल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है और यहाँ पे हमने सोशल फील्ड पे बहुत काम किए हैं। और राहुल जी के हारने के बाद भी अमेठी के अंदर जो सोशल काम थे और पॉलिटिकल काम थे ऑर्गेनाइजेशन के, वो कभी बंद नहीं हुए। कोरोना के काल में जो फूड ग्रेन्स रायबरेली आया, उतना ही फूड ग्रेन्स यहाँ आया। अभी आग लग जाती है, अब तो खैर कोड ऑफ कंडक्ट लगा, अब मदद नहीं कर पाते हैं, नहीं तो किसी के घर में आग लगती है, कहीं लगती है, तो उसका घर की गृहस्थी का सारा सामान जल जाता है। तो पहली किट कांग्रेस की जाती है कि उसके अंदर बाल्टी है, धोती है, राशन है, ये सब जाता है। तो कोई नहीं करता ऐसा। एक सवाल, उसके बाद आप यहाँ मिलने जाएं, फिर हम कोशिश करेंगे इनकी गाड़ी में फिर वापस आएँ, चूँकि इनका प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के बीच बीच में बात करते रहेंगे। ये सब कुछ हुआ और लाखों वोट से जीतते रहे, सोनिया गांधी का लॉन्चिंग पैड रहा, राजीव गांधी सब, संजय गांधी सब। तो फिर 19 में क्या हुआ कि शिकस्त हो गई? उस समय भी आप ही मैनेजमेंट कर रहे थे? नहीं, उस समय मैं 2012 में अमेठी छोड़ दिया था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। बीच का ये मैं सेक्रेटरी बन गया था। राहुल जी ने उसने कहा था कि आप मेरी टीम में रहोगे, तो मेरे को उन्होंने कहा कि असाइन किया कि ये है, तो मैं फिर यहाँ पे नहीं रहा उस इलेक्शन में, तो नई टीम आ गई थी। ठीक है, तो वो नई टीम ने फिर यहाँ पे किया। देखो पब्लिक ने राहुल जी को इलेक्शन नहीं हारा। थोड़ा मैनेजमेंट में कभी होता ना कि आदमी को इलेक्शन के अंदर ना हर आदमी को बराती की तरह हमको पूछना पड़ता है, क्योंकि उस समय वर्कर का भी यही टाइम होता है कि हमारे अपना इंप्रेशन जमाना, ये करना। उसी में हम भी आइडेंटिफाई करते हैं उनको कि भैया ठीक है, गुस्सा भी करता है लेकिन पोटेंशियल भी आदमी है। वोटर को भी अपनी ताकत का एहसास रहता है, वो करता है, सारा करता है। हाँ, मतलब ये नहीं हमको खड़ा करता है अपनी उस कचहरी में। तो फिर हम लोग उस तरीके से करते रहे। लेकिन उससे 2012 में मैं यहाँ से चला गया था। 2012-14 नहीं मैंने यहाँ राहुल जी को लड़ाया और 2019 का नहीं। अच्छा, तो 14 में रायबरेली अमेठी दोनों में फिर मैं रायबरेली में ही रहा। अच्छा, 14 में रायबरेली में भूमिका, रायबरेली में, 19 में भी, अभी तक रायबरेली में। अच्छा, अमेठी आप उनकी टीम दूसरी लग गई थी, कुछ युवा साथी थे, उन्होंने यहाँ पे हैंडल किया। 2012 में वो टीम आ गई थी, पहला 2014 में हुआ, उसके बाद 2019 में काम किया। तो वो मतलब ना थोड़ा सा हम लोगों की चूक रह गई। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट की ना राहुल जी की कमी थी, ना उनके काम की कमी थी। इतना काम राहुल जी का 5 साल उनके देखिएगा ये है, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह का काम किया। चलिए, अब जरा आप मिलिए लोगों से। और एक बात इन्होंने जो कही आखिर में थोड़ी चूक रह गई वो, और अब ये केएल शर्मा जी कैसे ये चुनाव लड़ेंगे उस पर, और स्मृति ईरानी जो चुनौती दे रही है उसका कैसे मुकाबला करेंगे, हम बातचीत जारी रखेंगे। तो छोटी सी मीटिंग अभी केएल शर्मा जी ने की, कुछ लोगों से मिलने आए। किन से मिलने आए थे वो? ये हमारे बहुत बड़े नेता शिवनायक सिंह जी का परिवार है, जो हमेशा राजीव जी के बड़े दाहिने हाथ की तरह यहाँ पे काम करते थे। बड़ी इज्जत थी, बड़े रसूखदार आदमी थे यहाँ। ये गांव कौन सा हुआ? ये गांधीनगर। गांधीनगर। और गाँव तो अंदर है। ये विधानसभा कौन सी? ये विधानसभा हुई सलोन। चलिए, तो अब हम फिर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी का सेंटर है। ओके, इधर तिलोई है, इधर ये, इधर गौरीगंज है। तो गौरीगंज जिला मुख्यालय है अमेठी का, मतलब मुख्यालय। खैर, अब फिर हम चले, अब कहाँ जा रहे हैं आप? अब हम लोग जा रहे हैं सलोन जा रहे हैं। तो फिर उसी बातचीत को हम कंटिन्यू करते हैं जहां पहले बात करते हैं। आपने कहा कुछ चूक रह गई थी 2019 में, चूँकि सबकी इसमें ये रहा ना एक बड़ा ये चुनावी नतीजा निकला 19 का। वो क्या चूक, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखो मतलब चूक थोड़ा सा देखो, इलेक्शन इज़ ए मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट हो, मॉनिटरिंग होती है, तो इलेक्शन के अंदर चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आपकी मॉनिटर, आपको पता ही नहीं
कि आपका वर्कर फील्ड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और दिन भर यहाँ कार्यालय पे अपनी हाजिरी मार रहा है, तो वो फिर समझ आ जानी चाहिए आपको कि मतलब ये फील्ड में नहीं जा रहे, यहाँ घूम रहे, ठीक है। तो देखो दूसरा क्या है कि यहाँ का वर्कर ये फील करता है कि जिताया हमने जिताया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा भारी लोग तो आते हैं, क्योंकि उनको हम रोक भी नहीं सकते। तो फिर जब बहुत ज़्यादा भारी आते हैं तो उनसे ये चिढ़ते हैं, ठीक है। उस इलेक्शन में थोड़ा सा ये एक चूक हुई कि इतने लोग आ गए कि मतलब यहाँ पे हमारा ओरिजिनल वर्कर सोचा कि यार हम लोगों पे भरोसा नहीं है, तो ठीक है। ये अपना हाँ, तो वो हो गया, वो थोड़ा सा एक चूक तो मेरी ये थी। दूसरा मैं जो मतलब मेरी नहीं थी, मैनेजमेंट की चूक थी। और दूसरा क्या था कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई कि हमारे व्हीकल्स प्रॉपर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और लास्ट मौके पे क्या हुआ कि देखो सिस्टम के अंदर जब आप आर्मी के अंदर होता है, कमांडिंग ऑफिसर एक होता है, उसकी कमांड में सारा चलता है। तो यहाँ फिर 2-3 लोग आ गए, तो 2-3 लोग आने से ना वर्कर ने सोचा कि चलो इनसे हमारा ठीक नहीं है, इनसे जमा लो, ये इनसे ठीक नहीं, इनसे जमा लो। क्योंकि यही चीज़ जब इंदिराजी 77 में हारी थी उस समय भी यही हुआ था। उसमें जगपत दुबे थे, फोतेदार जी थे, तो यशवल कपूर जी थे, इन्होंने काम डेवलपमेंट में कोई मतलब नहीं किया। लेकिन वर्कर्स का क्या होता है कि वर्कर फिर ना बिखर जाता है, कुछ इधर हो गया कुछ उधर हो गया। इस समय वर्करों को एज ए फोर्स, जॉइंट फोर्स काम करना होता है, तो वो कमी जो थी वो यहाँ पे थोड़ी सी रह गई। ठीक है, हाँ, ठीक है। है। तो अब हम वापस फिर आते हैं। तो अब 2019 से लेकर हम 2024 में आ गए। अब 24 में आ गए तो मैं जैसे 5 दिन पहले अमेठी आ गया, लगा कि आजकल वायनाड में वोटिंग के बाद हो जाएगा, 26 के बाद हो जाएगा, 27, 28, 29, 30, और परसों रात तक, शाम तक बड़ा सस्पेंस। रात में खबर चलने लगी कि केएल शर्मा हो सकते हैं अमेठी से और रायबरेली से राहुल गांधी। ये कब तय हुआ? ये रात में तो सब तय हो गया, इसलिए आप बता सकते तो रात में तय हुआ। तो उसके अंदर क्योंकि प्रियंका जी को भी लड़ना था यहाँ से, इसमें मतलब क्योंकि तैयारी हमारी दोनों जगह से थी, नॉमिनेशन की भी तैयारी दोनों जगह थी। लास्ट दिन आधी रात को किसी का मैसेज आया कि प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं? नहीं, सब ये तो था ही, क्योंकि तैयारी थी, हमारी पूरी सबकी तैयारी थी, ठीक है। लेकिन मतलब ये हुआ कि देखिए कि हमेशा गांधी परिवार का यहाँ पे हमेशा रहा है कि एक परिवार का आदमी इलेक्शनिंग करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे 2004 का सोनिया जी का पहला इलेक्शन हुआ तो पूरी कैंपेन प्रियंका जी के सर पे थी। यहाँ हमने किसी भी चीफ मिनिस्टर को यहाँ नहीं आने दिया, जबकि संजय सिंह जी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे इलेक्शन। वो लोकल थे, यहाँ के प्रभावशाली आदमी भी रहे उस समय, और सरकार भी उन्हीं की थी। लेकिन जनता ने यहाँ पे प्रियंका जी की एक आह्वान के ऊपर जनता टूट पड़ी, तो वो मतलब हुआ। तो इसलिए इनके परिवार का जब एक आदमी मौजूद रहता है तो वर्कर अपने को समझता है कि भी हमारी मेहनत को वो परिवार डायरेक्ट देख रहा है, तो वो हमारी ताकत और बन जाती है इलेक्शन के अंदर। तो वहाँ पे थोड़ा सा इसलिए प्रियंका जी को इस कैंपेन के लिए, क्योंकि राहुल जी को पूरे देश में घूमना है, हम उन्होंने जो चुन लिया ठीक है, लेकिन प्रियंका जी को यहाँ रहना इसलिए ज़रूरी था। मैंने ही सुझाव दिया, मैं कहा प्रियंका ये आपके परिवार का ट्रेडिशन रहा है हमेशा कि एक परिवार का आदमी लड़ता है, दूसरा लड़ाता है, ठीक है। मैं कहा जब राहुल जी आए तो सोनिया जी भी लड़ी, तब भी आपने लड़ाया, तो आपका काम तो ये है, आपके बिना फिर हम लोग भी थोड़ा। तो ये कहा कि आपने प्रियंका जी का ही टिकट काट दिया? काटा नहीं, उन्होंने खुद कहा, ये कहा कि देखो मतलब हमारे ये परिवार की परंपरा रही है कि एक आदमी हमारे परिवार का इलेक्शन के अंदर रहता है। अच्छी बताइए केएल शर्मा जी, जैसे मैं फिर वही परसों रात में ये थी प्रियंका गांधी की भी तैयारी, आप खुद करें कि उनकी तरफ? देखो हमने बताया ना, दोनों जगह से तैयारी थी, कोई कहाँ से भी लड़ जाए, ठीक है। राहुल यहाँ से लड़े, राहुल जी आए थे, चाहे वहाँ से आए थे, ठीक है। तो कोई हमारी तैयारी थी दोनों जगह से सेम। जो अभी भी इलेक्शनिंग हो रही है, ये रायबरेली में भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, क्योंकि हमारा इलेक्शन का सेटअप एक ही है जो बरसों से ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। उसी में हम थोड़ी बहुत रद्दोबदल करते रहते हैं कि भाई मतलब ये थोड़ा इनएक्टिव हो गया, या क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत दबाव रहता है कि बेचारे का कुछ काम पकड़ लिया, कुछ केस आ गया, उसको डालेंगे कि तुमको ये नहीं है। तो फिर ऐसे जो होया था उनको थोड़ा सा हम पर्दे के पीछे कर लेते हैं, ठीक है, फिर दूसरी जगह नया लोग लगा देते हैं, ऐसा होता है। अच्छा ये बताइए, ये लगातार जैसे 1 तारीख की रात, 2 तारीख की रात लगातार ये हो रहा था कि वहाँ लगातार बैठक हो रही है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, केसी वेणुगोपाल की, कुछ ऊंच नीच हो रहा है। राहुल गांधी नहीं चाहते अमेठी से लड़ना, क्योंकि अगर जीत गए तो
अमेठी को से छोड़ना पड़ेगा सीट, कि वायनाड से छोड़ेंगे, तो ये सब चल रहा था, क्या चल रहा था ये और क्या द्वंद था? मैं कोई भी ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं चाहता हूँ कोई ऐसी बात। आपको सीधा बता रहा हूँ, देखिए क्या है, मैं उस मीटिंग का पार्ट नहीं था। मैं आपको बताया कि मैं हम्बल सोल्जर, छोटे लेवल पे काम करता हूँ, तो मैं उस अनभिज्ञ था, ठीक है, कि मैं खुद ही डार्क में था। कितने बड़े पत्रकार हैं जिनसे मेरे पर्सनल संबंध हैं, वो फ़ोन करते रहे, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरे से डिसीज़न क्या है, क्या हो रहा है, कि मैं भी डार्क में ही था। और मेरा आपसे परिचय नहीं था, तो मैं उन तमाम पत्रकारों को फ़ोन कर रहा था जो आपको जानते होंगे। हाँ, तो कुछ पता चल रहा है? नहीं, किसी को नहीं पता था। फिर रिस्ट्रिक्शंस भी थी कि भाई जब तक डिसीजन होगा आप किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। नहीं, मेरे को डिस्क्लोज़ मेरे को भी नहीं था टेक्निकली, ठीक है। मैं आदेश की वेट कर रहा था कि जो भी आएगा, बस ये था कि मैं क्या कि लड़ना है, आपको लड़ना है। यहाँ की जन भावना ये कहती है, मैं अपने आप को समाहित किया हुआ था उसी में, उसी जन भावना में। जब ये आदेश आ गया तो फिर मैंने कहा कि देखिए किसी और को आप कर सकते हैं तो मेरे को खुशी होगी। मैं कि इसको, क्योंकि मैं अपना यहाँ कभी उस ढंग से फील्ड नहीं बनाया कि मैं भी कभी यहाँ से प्रत्याशी। अब ये आपने कहा कि आपने कभी नहीं सोचा, क्या आपने कभी सोचा था 40 साल से गांधी परिवार के लिए चुनाव मैनेजमेंट देखते हुए कि कभी ऐसा आएगा कि अचानक आप उम्मीदवार? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो, मैं जब भी सोचता हूँ मैं अपनी स्टेट में सोचता हूँ, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। तो इस बार अपॉर्चुनिटी भी थी, लुधियाना खाली था, ठीक है, क्योंकि हमारे सांसद छोड़ के चले गए। कभी उनकी टिकट कट गई थी तो उनको टिकट दिलवाने में मेरा बड़ा रोल रहा। बयान सिंह जी के ग्रैंडसन है बिट्टू, हाँ। तो मतलब यह तो छोड़ के चला गया, दुख तो हुआ, उस शहीद परिवार का साथी चला गया, लेकिन वो एक चांस था। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ का क्या फैसला होगा, तो मैंने अपने दिन की सारी आशाएं मारी। तो मैं जो फैसला होगा, जो खुदा को मंजूर होगा वो मेरे लिए होगा, जो ईश्वर को मंजूर होगा उस पर करना है। तो आपने लुधियाना, ईश्वरवादी हूँ, तो मैं बहुत सी चीज़ें, जब मेरे को कुछ दोराहे पे खड़ा हो तो मैं डिसीजन भगवान पे छोड़ देता। तो रवनीत बिट्टू जब अलग हो गए या अभी आपको लग रहा था, तो आपने लुधियाना के लिए बात की राहुल? नहीं किया, पहले मैं यहाँ का वेट कर रहा था कि यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, तब करेंगे। लेकिन फिर वो मौका पहले वेट कर रहे थे, मतलब यहाँ भी आपको लग रहा था कि अगर वो लोग नहीं लड़ेंगे तो आपकी बात चल रहा था ना कि नहीं लड़ेंगे तो ये करेंगे। तो फिर भी मैं कह रहा था कि अगर उन्होंने तब भी कह दिया कि तुमको यहाँ रहना है तो फिर यहीं रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या आप ये डिस्क्लोज कर सकते हैं कि आपको पहला कॉल किसने करके कहा, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका ने से, कि केएल शर्मा आपको चुनाव लड़ रहा है? ये नहीं, ये मैं थोड़ा सा लीडर का है। नहीं, मैं इसलिए मैंने पहले ही पूछा कि क्या कर सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि आपको कब पता चला कि अब आपको तैयारी करनी है? क्योंकि देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जो हर समय आता था केसी वेणुगोपाल की तरफ से, वो आया कल सुबह लगभग 8 बजे पब्लिक हुआ, लेकिन परसों रात से खबर चलने लगी थी 2 तारीख की रात को। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हम लोग ना, क्या है, लोकल्स के लिए भी विकल्पक तैयारी थी और कुछ 2-3 नाम थे ऐसे, क्योंकि हम एक्सप्लोर करके तो चलते हैं ना, कोई डिसीजन होता है। तो वो भी एक हम लोगों के उसमें था कि अगर ये नहीं तो फिर कौन। तो ठीक है, ऑप्शंस का नेचुरली है कि देने हैं, स्टेट लीडर भी देती है, हम लोग देखो सेंट्रल लीडरशिप भी देती है कि भैया ये नहीं तो ये ठीक रहेगा, ये नहीं ये ठीक रहेगा। तो वो चली रही थी वहाँ पे, लेकिन मैं उस मीटिंग का ना हिस्सा नहीं था ना, इसलिए मेरे को मतलब ज़्यादा उसका पता नहीं था कि ये है। अब चुनौती की बात करें, स्मृति ईरानी अब तो मान रही हैं कि राहुल गांधी आते तो टक्कर होती, लड़ाई होती। अब तो केएल शर्मा आ गए तो अब तो हमारी लड़ाई नहीं है, केक वाक है, क्लीन स्वीप है। भाजपा के लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है, जो उनकी, वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, हम अपनी की बात करेंगे। हम उनकी बात का क्यों जवाब दें कि भैया उनका उत्साह अपने वर्करों में वैसा है, हमारा उत्साह अपने वर्कर में ये है। ये लड़ाई तो एक्चुअली जनता को लड़नी है और परिणाम आना है 4 जून को। तो 4 जून को पता लग जाएगा कि भाई मतलब क्या है, केक वाक था या हार्ड वाक था, ये तो मतलब। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री भी बयान कल देने लगे कि राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, मैं कहता हूँ भागो मत, और मजाक उड़ा रही है पूरी बीजेपी कि राहुल गांधी भाग गए, जो कहते थे डरो मत वो खुद डर गए। नहीं, देखिए, अब पहले इन्होंने कहा कि वायनाड से उनको लग रहा था कि अमेठी से आ जाएंगे, तो फिर कह रहे अपनी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, तो कि अमेठी आने के लिए क्यों वायनाड से हार रहे हैं। तो राहुल जी ने कहा कि ठीक है भाई, नहीं लड़ते अगर ये ऐसी बात है तो। फिर यहाँ सारी बीजेपी कन्फ्यूज़न में रही, कभी रावत साहब का बात चलने लगा, कभी किसी का नाम चलने। वाड्रा तो खुद ही बयान दे रहे थे कि मैं लड़ना चाहता हूं। नहीं, उन्होंने कहा कि लड़ना, लेकिन उसके पहले प्रियंका जी मतलब लड़े तो मेरे को ये होगा।
तो मतलब वो था, क्योंकि वो इलेक्शन में आते रहते थे यहाँ पे, मतलब हमेशा इलेक्शन में आए वो, तो वो था। चलो ठीक है, उनका मतलब बात थी, परिवार की बात थी, तो कि उसमें तो हमारा भी बोलना नहीं था कुछ की, मतलब कि क्या करना। तो उसके बाद जैसे ये हुआ ना, तो फिर हम लोगों का, हम वेट कर रहे थे, यहाँ की जन भावना जो हो रही थी, रेजोल्यूशन डाल रहे थे, मैं धड़ाधड़ मतलब इनको फटाफट कर रहा था। ये जन भावना के जो केक वाक आपने वर्ड किया वो मैंने यूज़ किया, क्योंकि आप लोगों के लिए केक वाक होगा, ठीक है। तो चलिए अब मतलब, क्योंकि उनको जो कहना है, उनकी बात का मैं कभी जवाब देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मेरा अच्छा नहीं लगता कि मैं मतलब इस बहस में आऊँ कि ये है, हमको अपनी मेरिट पे लड़ना है, उनको अपनी मेरिट पे लड़ना है। तो केएल शर्मा जी, आपका मेरिट क्या है जिसके आधार पर आपको लगता है कि स्मृति ईरानी को चुनौती दे पाएंगे? थोड़ा मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ रहा हूँ। गांधी परिवार का कनेक्ट जो है, एक तो वो है जो बरसों से टूटा नहीं, जो 5 साल यहाँ हम लोगों का सांसद नहीं था, लेकिन तब भी नहीं टूटा। और ये 5 साल मैंने लोगों के मेडिकल के ऊपर, बच्चों की किसी की एडमिशन कराना, किसी का ये करना, इलाज कराना, फिर उनके कभी किसी को ये करना, जो भी पॉलिटिक्स में रहते हैं चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग खड़े रहते थे। हमने ये कभी नहीं महसूस होने दिया इनको ये है। और दिल्ली में भी अमेठी रायबरेली का ऑफिस था, यहाँ भी राहुल जी ने ऑफिस नहीं बंद किया। जिस ऑफिस में अभी आप चले हैं मेरे साथ, वो ऑफिस राहुल जी का कंटिन्यू 5 साल चला। यहाँ से आता था कि भाई साहब इसको दिखाना है, इसको पीएम रिलीफ फंड से देना है, इसको यहाँ से करना, बाकायदा चिट्ठी जाती थी और काम होते थे। तो वो मतलब रखा हम लोगों ने। फिर सोशल यहाँ हमने बड़ा काम किया। यहाँ पर इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय हम चलाते हैं, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से एक हॉस्पिटल चलाते हैं। तो वो है, उसमें अंदर हर रोज़ कितनी ओपीडी होती है, कितने लोगों के इलाज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग तो जानते हैं ना कि मतलब अब उसी हॉस्पिटल को बंद कराने की भी चेष्टा हुई, बीच में हुआ था। हाँ, कोई डेथ हो गई। हाँ, डेथ हो गई थी। अब वो परिवार वाले कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर डॉक्टर ने गलत किया उसको सज़ा मिले, हॉस्पिटल ना बंद हो, यहाँ गरीबों का इलाज होता है। तो ये मतलब ये किया, ठीक है। फिर हम लोग कोर्ट के द्वारा उसको है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि डॉक्टर को बिना उसके ऊपर पे केस रजिस्टर नहीं होगा अनटिल इंक्वायरी ना हो। तो इन्होंने मतलब किया, एफआईआर करवा दिया, जो भी कराया। हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही करना है जो गाइडलाइन है, तो उस पर किया, उन्होंने रिलीफ दिया, हमारा हॉस्पिटल खोला। फिर उसका क्या कर रहे थे कि आयुष्मान कार्ड हमारे रोक दिए, कि आयुष्मान कार्ड जो थे उसका सबसे बड़े ज़िले में, आसपास के 2 ज़िलों में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड का प्रयोग हमारे उस हॉस्पिटल में लोग आते थे विश्वास के साथ, वो इन्होंने रोक दिया। अच्छा, ठीक है। तो वो फिर यहाँ के एक सपा के विधायक थे राकेश सिंह जी, उसने विधानसभा में उठाया कि भी ये गवर्नमेंट की स्कीम है, जिस हॉस्पिटल को आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कि ये टॉप उसके अंदर है, उसी के अंदर आपने आयुष्मान कार्ड हुआ, तो गवर्नमेंट को लगा बदनामी होगी, तो फिर उन्होंने आयुष्मान कार्ड। और राकेश सिंह तो अब बीजेपी के साथ चले गए। अभी तो टेक्निकली तो टेक्निकली नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन मतलब वो है, हाँ, क्रॉस ठीक वोटिंग है, किया और हाँ, क्रॉस वोटिंग किया, तो वो किया, ठीक है। अब खैर उनका मैटर, खैर चलिए, हाँ, वो हमारा भी सवाल का मुद्दा नहीं। तो अब मैं वही जो सवाल मैंने पूछा कि आप फिर चुनाव लड़ रहे हैं गांधी परिवार के नुमाइंदे के तौर पर, जो उन्होंने किया 15 साल में या उसके पहले जो किया, उसकी बिना पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, यही मान लें? जी, यही मान के तो चलिए। फिर स्मृति ईरानी कह रही हैं कि भाई 5 साल बनाम 15 साल, राहुल गांधी ने 15 साल में कुछ नहीं किया जो मैंने 5 साल में कर दिया। उस पर बहस की जा सकती है। हम अपना आदमी भेजेंगे, वो अपना आदमी भेज दें, ठीक है। अगर प्रधान लोगों का जो उनके वित्त योग से उनको मिलता, अगर वो पैसा भी आप अपने में जोड़ के दिखाएंगे कि वो विकास है, जैसे प्रधानों को हर साल विकास के लिए पैसा मिलता है, वो मिलता ही है, तो उसमें कोई सांसद कोई रहे, ये रहे, देश के हर इलाके के प्रधान को मिलता है। योजना अब उस पर मैं कहने लग जाऊं यहाँ के जनप्रतिनिधि की मैंने दिलवा दिया, वो तो प्रधानों की भी इंसल्ट है। प्रधान नहीं समझता ये पैसा इनके पहले भी आता था, ठीक है, ये नहीं रहेंगे तब भी आएगा। तो वो चीज़ें जो है ना कि लोगों को, आजकल लोग बड़ा जागरूक हो गए हैं, ठीक है। आप किताब में छाप सकते हो इतने करोड़, इतने ये, लेकिन हकीकत तो प्रधान को जानता कि मेरे इतनी आबादी है, इतना मेरा डेवलपमेंट का फंड है, ये मेरा फंड है, क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि है।
लेकिन वो आंकड़े जैसे बता रही हैं कि इतने लाख लोगों को अनाज मिलता है, इतने, वो आंकड़ा है मेरे पास, इतने लोगों को शौचालय मिल गया, इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से राहत मिल गई, आयुष्मान भारत कार्ड का फ़ायदा मिल गया। प्रधानमंत्री और सरकार की सारी योजनाएं को गिना रही है, ये सब हमने 5 साल में यहाँ नहीं, देखिए कि मतलब मैं ये कहूँगा, स्कीमें तो हर सरकार बनाती है, ठीक है, और बनाना भी चाहिए, लोगों का विकास करना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन उन स्कीमों की ज़मीनी हकीकत क्या है, ठीक है, वो आपको देखना है। क्योंकि देखो क्या है ना, अधिकारी लोग तो बताते हैं, वो एक है ना, कोई आप याद करिए कि आपकी फाइलों का रंग गुलाबी है, जो आदम गोंडवी की कविता की कविता है, तो उस पर अगर हम लोग, क्योंकि हमको अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे विश्वास करना चाहिए, वर्कर से रिपोर्ट लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है। क्योंकि अधिकारी क्या होते हैं कि 4 लोग खड़े कर देंगे, अगर आपको ज्ञान नहीं, मेरे सामने खड़ा करके देख लें, जो 4 खड़ेंगे मैं 4 से बात नहीं करके 5वें से बात करूंगा कि भैया तुम बताओ तुम्हारे घर के शौचालय का क्या हाल है। वो कहता है सब हम भूसा रख लेते हैं उसके अंदर ही है। तो ये मतलब वो नहीं है बात की, जांच करो। आपने उज्ज्वला योजना किया, बहुत अच्छी योजना थी, ठीक है, लेकिन आपने उसका इम्प्लीमेंट किया हुआ, कितने लोग सिलेंडर भरवा पाए, ठीक है। जो 400 रुपये का सिलेंडर होता था आज 1100 का हो गया, उस पर भी जनता जानती है। देखिए सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है महंगाई का, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं कोई बहुत बड़े अमीर नहीं है कि भाई है, क्योंकि ये अपना किसान लोग हैं, खाना है, कमाना है, मजदूरी करते हैं, इनको महंगाई हिट करती है, बड़े घरों को नहीं हिट करती, ठीक है, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं, भाई टमाटर 50 मिल रहा है या 100 मिल रहा है, उनका टेस्ट है तो उनको 100 का भी लेना है, 50 का भी लेना है। तो ये है कि ये जो आम जनता को है, अब कड़ू तेल, सरसों का तेल बोलते हैं जिसको यहाँ, ठीक है, तो अब उसका रेट आप ले लीजिए, ठीक है, कितना फ़र्क पड़ गया। अरहर की दाल का रेट ले लीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अनाज का ख़रीदारी कुछ है, जब उसको आटा के रूप में ख़रीदता है तो उसका रेट दूसरा हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये हिट करती हैं, कहीं फिर माता अपना बच्चों का दूध कम करती है, कहीं दाल में पानी ज़्यादा मिलाती है, तो कि उसको परिवार चलाना है, क्योंकि उसका जो बजट है वो उसको उसी बजट के अंदर समाना है। तो वो लोग फील करते हैं कि ये चीज़ें मतलब हमारी हुई। मतलब ये बताइए किशोरी लाल जी, देखिए मैं थोड़ा तल्ख सवाल पूछ रहा हूँ। बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं और कहेंगे कि लड़ना राहुल गांधी को था, राहुल गांधी हार गए तो हार के डर से चले गए और बलि का बकरा किशोरी लाल शर्मा को बना दिया राहुल गांधी ने। देखिए ऐसा है कि इन शब्दों का कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए जो जनप्रतिनिधि होता है। बलि का बकरा, मुर्गे की गर्दन, ये सब चीज़ें बड़ी छोटी हैं। आप मतलब कुछ भी कह सकते हो कि मेरे बारे में कह सकते हो, लेकिन इतना बीजेपी वाले का नहीं, मतलब इतनी मतलब चलो सोशल मीडिया पे जिसकी जो भावना रहती है लिखता है, लेकिन हम इसमें पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं ये चीज़ें, किसने क्या लिख दिया। कि हम लोग बड़ा पॉजिटिव लोग हैं, हम पॉजिटिव करके हम लोग यार अपने कामों पे जो हमने किए हैं उनको याद कराते हैं। जो 5 साल में चीज़ें थी बंद हो गई यहाँ पे, ठीक है, उनके ऊपर बात करेंगे। बंद क्या हो गई, जैसे आप लोग बार बार गिनाते हैं? ट्रिपल IT का जैसे था, वो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का था, अर्जुन सिंह जी ने हमको दिया था उसको। मिस्टर MD तिवारी होते थे उस समय उसके डायरेक्टर, तो वो दिया था। वो एक एक्सटेंशन कैंपस था टीकर माफ़ी में, तो वहाँ के आश्रम ने वो ज़मीन डोनेट करी थी कि चलिए एक इंस्टीट्यूट खुल रहा है। उसके बाद जब आए तो यहाँ बंद हो गया वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ फूड पार्क बनना था, उसका वो नहीं हुआ। हिंदुस्तान पेपर लगनी थी तो वो मतलब यहाँ पे नहीं लगी। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो यहाँ पे नहीं हुए। क्योंकि अब रेलवे का मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये पार्लियामेंट में मंत्री जी की स्टेटमेंट है जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं कि राहुल जी ने, नाना ने वादा किया था, नाती भी पूरा नहीं कर पाए और ये करना है। तो बड़ा हाउस में मतलब हुआ, हंसे उसे लोग, लेकिन वो तो आज भी पूरा नहीं हुआ कि भैया अब तो 10 साल से सरकार उन्हीं की है, ठीक है, उन्हीं की सरकार है। तो जो रेलवे लाइन हमारी थी, तो रेलवे लाइन तो आज भी हमको कहीं से कहीं दिख नहीं रही, ठीक है। तो वो कहाँ गई? वो चीज़ें तो ऑन पार्लियामेंट रिकॉर्ड बोला ना उन्होंने, तो वो दिखा दें फिर उसके अंदर 10 साल में क्या प्रोग्रेस हुई है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, वो कहना आसान है, लेकिन यहाँ की जनता देखो पॉलिटिकल बड़ी जागरूक है। वो अपना अपना हित और हित यहाँ पे जानती है। तो ये सारा मतलब अब हम वापस आते हैं, चूँकि आप अभी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कोई गांव में लोगों से मिलने जा रहे हैं।
तो अब आपके पास समय तो बहुत कम है प्रचार के लिए। आज 4 तारीख है, 18 तारीख की शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा, तो कुल जमा 13 दिन आपके पास बचते हैं। नहीं, हमारा देखो क्या ना कि व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ता, क्योंकि जब मैं मैनेजमेंट देखता था तो हम ये लड़ते हैं यहाँ का वर्कर, ठीक है। तो जो वर्कर लड़ता है तो उसको हम लोग पूरी ताकत देते हैं कि डिसीजन मेकिंग तुम्हारा सेक्टर है, अगर तुमको ये चीज़ लगती है लिबर्टी के साथ तुम करो, अच्छे के लिए करना है, इसका कोई गलत असर ना हो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो वो लड़ते हैं। तो अब शुरू हो गया वो काम हमारा। अब मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो भादर में भी हमारे लोग प्रचार कर रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं। शुक्ल बाज़ार में भी प्रचार हो रहा है, तो हम बैठे थोड़ी हैं। लेकिन 40 साल तक आप चुनाव लड़ने का काम करते रहे, और वो भी उस परिवार को जिस परिवार के प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा और राजीव गांधी रहे, उस परिवार को, और अब आप खुद चुनाव में आ गए, तो धड़कन तो बड़ी होगी ना कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ाते लड़ाते अभी तक हम यहाँ पहुँचे और कहीं झटका यहाँ बड़ा न लग जाए। मैं बड़ा कूल माइंड होकर इलेक्शन लड़ता हूँ, कितना भी टफ हो, कितना भी हो। तो मेरे चेहरे पे शिकन नहीं देखेंगे कि मतलब टेंशन नहीं लेता हूँ इलेक्शन। बाहर फिर आ गए हैं कुछ लोगों से मिलने के लिए, और इनका कुछ स्वागत हो रहा है बाहर। यहाँ केएल शर्मा इस चौराहे पर कुछ उनके समर्थक कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, तस्वीरें वहाँ की दिखाइए ज़रा। और मेरा मकसद था कि केएल शर्मा को मैं भी नहीं जानता था, बहुत कुछ सुना था मैंने, मिला नहीं था कभी, और मेरा मकसद था कि इस बहाने आप लोग जानिए, दर्शक भी जाने, लोग भी जाने, हार जीत तो जनता तय करेगी। अब ये तीसरी जनरेशन है जो भी लड़का खड़ा हुआ था। हाँ, वही मैं देखा कि कुछ लोग इनसे मिलने आ गए तो कह रहे हैं तुम 1983 के सेवा दल के तो मतलब 1983 41 साल हो गए। हाँ, यहाँ पे पहले राजीव जी जब आए थे तो सेवा दल पे भी बहुत उन्होंने फोकस किया। तो आपको पता होगा एक बार जो आजकल रामेश्वर निखड़ा या कौन थे? रामेश्वर निखड़ा नहीं, रमेश्वर ठाकुर थे बिहार के अध्यक्ष। पहले वो रमेश्वर निखड़ा थे ना, वो 90s की मुझे याद है। हम मध्य प्रदेश के हैं, होशंगाबाद से MP हुआ करते थे। वही मुझे याद है उस दौर का। मैंने उन्हीं के क्षेत्र में पहला काम किया। अच्छा। 20 पॉइंट की मिलिट्री का जब हमारा ट्रेनिंग खत्म हुई तो पहला जिला मेरा होशंगाबाद था। अच्छा। वहाँ पे अच्छा काम किया तो यहाँ पे आए। ये बताइए, आप 40 साल से एक जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल टर्म में बैकरूम बॉयज़, हालांकि अब एज आपकी काफ़ी हो गई तो बॉय नहीं कह सकते, लेकिन बैकरूम मैनेजमेंट में आप रहे, तो आपको 40 साल में ये नहीं लगा कि इतने लोग सांसद बन रहे हैं, अचानक आते हैं, टिकट लेकर लड़ते हैं, बन भी जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। 2004 में तो कितने सब 30-35 साल में, सब 32 साल में है कि मेन सांसद होते हैं 500 कुछ 700 कुछ होते हैं, राज्यसभा भी मिला लो। लेकिन मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि किशोरी लाल एक है जो उस फैमिली का विश्वास अर्जित करता है। ठीक है, मेरे को कभी पद का नहीं, मैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का आदमी रहा हूँ, तो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में काम करना मज़ेदार लगता है। ठीक है ना, क्योंकि अब जब ये गवर्नमेंट तो मेरे को जब ये जो इनके प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जिस पे उनको किया था, मेरे को भी वो ऑफ़र आई थी, तो मैंने कहा यार क्या ऑफर नहीं समझा। गेल में डायरेक्टर के लिए था, अपनी गवर्नमेंट थी जब, ये अहमद भाई ने कहा था कि तुमको कुछ रहना चाहिए, तुम्हारा ये है। तो फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा फिर पॉलिटिक्स तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, मैं फिर इसके अंदर मैं कहा कि मैं इतना टेक्निकल भी नहीं हूँ कि इतने टेंडर फड़ते हैं या मैं किसी दिन फंस जाऊँगा बिना बात के। जो हमारी हक हलाल की कमाई है
वो भी इसी के साथ लग जाएगी कि भैया शायद इसी से बना लिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं कहा मेरे को पॉलिटिकल कोई मदद करेंगे तो मैं खुशी होगी मेरे को। अच्छा, MP MLA का मेरा कोई बहुत दिल से नहीं रहता कि यह है कि मेरे को लगता है कि किसी भी रूप से मैं सेवा कैसे कर पाऊँ, ठीक है। अब 41 साल तो बिना किसी पद की तो हम लोगों ने सेवा किया, ठीक है। लालच होता या होता तो अपनी पोजीशन को किसी दूसरी पार्टी में इनकैश करते, कभी नहीं किया। नहीं, वही सवाल मैंने पूछा ना। हिम्मत भी नहीं होती किसी की, बीजेपी वाले की, भाई कि आ जाइए आपको स्टेटस देते हैं, ये हिम्मत ही नहीं होती बात करने की। वो तो बात जाने दीजिए कि जाने की बात तो दूर रहने। नहीं, वो सही है, चूँकि आप परिवार से जुड़े हो एक निष्ठा के साथ, लॉयल्टी के साथ आप कहते भी हो। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा था कि हर आदमी में एक महत्वाकांक्षा होती है, एम्बिशन होता है। जैसे आपने कहा आपकी ख्वाहिश थी कि अगर होता तो लुधियाना लड़ते, तो महत्वाकांक्षा कभी, जब राहुल गांधी मतलब UPA की सरकार थी 10 साल, बहुत कुछ हो सकता था, हो रहा था, तो कभी वो महत्वाकांक्षा नहीं जोड़ मारी? नहीं, तो कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मैडम का इतना प्यार मिलता। कॉन्स्टिट्यूंसी का काम बड़ा काम होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स को संतुष्ट रखना, ठीक है, जबकि स्टेट में अपनी गवर्नमेंट ना हो तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम लोगों ने जो संवाद यहाँ पे जोड़ा रखा, और मैडम समय समय पे यहाँ पे आके मतलब मिलती थी लोगों से, उनके दुख दर्द में खड़ी होती थी, तो वो मतलब थी, ताकती थी हमारी। तो नहीं तो 34 साल हो गए यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। लोगों ने यहाँ वो भी दौर देखा है, यहाँ भी गवर्नमेंट वहाँ भी गवर्नमेंट थी। नरेंद्र तिवारी जी की सरकार होती थी, फिर वीर बहादुर जी यहाँ से रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो यहाँ के लोगों ने बहुत द्रुत गति से विकास देखा है, राजी से 81 to 89। उसके बाद से क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं रही, कि विकास का ज़्यादातर काम होता है जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। MP का होता है कि भाई चलो फंड इनको अलॉट कराएं, ये करें, तो वो सारा MP ने, सोनिया जी ने बहुत किया। यहाँ पे कभी राजीव जी ने 84 में एक नेशनल हाईवे थी जो ये लखनऊ सुल्तानपुर बनारस, ये पहली बार 84 में घोषणा हुई थी, 20 अक्टूबर 1984 को, ठीक है। कोई नेशनल हाईवे नहीं था। फिर जो इनका कार्यकाल, आज 4-4, 5-5 नेशनल हाईवे अमेठी से भी, रायबरेली से भी गुजर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मजबूती दी, ठीक है, तो वो यहाँ के लिए आप जिस रोड पे अभी आप चल रहे हैं ना, इस रोड पे जाने में पसीने छूट जाते थे। हाँ, लेकिन 30-40 साल में रोड, सड़कें अब देश भर में बनी है, वो स्थिति 40-30 साल पहले वाली नहीं। देखो, सारी सरकारों का कि नींव जो थी कांग्रेस ने रख दिया था, उसके बाद फिर क्योंकि विकास था, करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस देश का मजबूत होता है वो देश तरक्की करता है, ठीक है। तो किया, हुआ सबका, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं उसको। वापस लौटते हैं 2 चीज़, जैसे रायबरेली में सोनिया गांधी का बतौर प्रतिनिधि सब आप देखते रहे, अब रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, और आप खुद अमेठी में अब फंस गए चुनाव में, तो रायबरेली में अब कैसी चुनौती? नहीं, मैं इवनिंग को वहाँ जाता हूँ। रोज़ जाते हैं आप? मतलब जब भी मीटिंग्स लगाते हैं, जब मतलब होता है, ये चल रहा है अभी। वहाँ भी कुछ इन प्लेस कर रहे हैं कुछ लोगों को जो वहाँ कंटिन्यू रखेंगे। तो आज मैं ये सारी मीटिंग्स करके शाम को उधर ही जा रहा हूँ, उसके बाद 2 घंटे मीटिंग लेके फिर मैं गौरीगंज। तो आपको रायबरेली में राहुल गांधी का पूरा मैनेजमेंट देखना है, जिताने की और तो मतलब जो है कि मैनेजमेंट इन प्लेस है, वो मतलब कोई शो नहीं। सिर्फ मैं उनसे यही कहा कि मैं क्या मॉनिटरिंग के लिए 1-2 लोगों को लगा दीजिए, थोड़ा सीनियर टाइप हो, कि जिससे कि थोड़ा वो देख लें। तो वो हमारे कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में कांग्रेस में थोड़ा खींचातानी हो जाती है कि मैं इसके अंडर में क्यों काम करूँ। उसके लिए थोड़ा सा मैंने कहा कि सजेशन दिया कि कुछ ऐसा सीनियर टाइप जिसकी सब बात मान ले, तो इस तरह का, क्योंकि मेरी बात सब मान लेते हैं। एंड ऑफ द डे इनके झगड़े होते हैं, फिर मैं कहता हूँ यार मैं बैठा हूँ ना, दैट्स ऑल। अब जिस पे सबसे पहले जिस घर में गए वो हमारे से नाराज़ था, मतलब हमारे से नहीं, जो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में शुरू में जिनके यहाँ गए, लेकिन वो परिवार मेरे से इतने सालों से कैसे नाराज़ हो सकता है, ये मेरा कॉन्फिडेंस था, ठीक है। कि मैंने कहा यार जा रहे हैं तो उनके घर जरूर जाऊँगा, ठीक है। मेरे को नहीं चाय पिलाएगा, ठीक है, यही तो कर लेगा ना, गुस्सा जाहिर कर लेगा। देखा उसने कोई गुस्सा नहीं जाहिर किया, अपना ग्रीवेंसेस रखा। मैं कहा यार ये चीज़ें छोटी हैं, ठीक है, इस पर नहीं पढ़ना, अब हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं घर में 2 होता ना, बाहर से 2, तो हर भाई इकट्ठा हो जाता है। अब समझो कि इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है।
अच्छा, चुनाव में दो चीज़ें अहम होती है। एक तो मुद्दा क्या है, जिस मुद्दे के इर्द गिर्द जनता की लामबंदी है, किसी को हराने की, किसी को जिताने की, और दूसरा चेहरा, और चेहरा भी बहुत चलता है। तो अब एक तरफ आपके सामने स्मृति ईरानी का चेहरा है और एक तरफ आप हैं। भले आप 40 साल से गांधी परिवार से जुड़े रहे, लेकिन चेहरे के तौर पर आप बैकरूम में ही काम करते रहे। तो चेहरा बनाम केएल शर्मा की इस लड़ाई में कैसे देखते हो आप? नहीं, चेहरा देखो क्या होता है कि चेहरा होता है कि जनता जिसको जाने, उससे मतलब सोचे, उसके ऊपर आशा हो, तो उस पर आदमी विश्वास करता है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे देखो क्या है कि मेरे को कोई नहीं, ये मेरे को चारपाई भी बिठा देते हैं, दरी पे भी बिठाते हैं, मैं बैठ जाता हूँ। मैं यहाँ सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं यहाँ का एक अपने आप को एक छोटा सा वर्कर मान के इन्हीं के बराबर रखता हूँ हमेशा। कभी मैं इनको, मेरा फेलियर होता है अगर मेरे से नाराज़ कोई आदमी चला जाता है तो मेरे को रात में स्ट्राइक होता है, यार इसको कैसे अभी आगे जाके सेट करना है, क्योंकि मैं उनकी कॉन्शियसली देख रहा हूँ। मेरे कारण एक भी आदमी नाराज़ होता है, एक वोट हमारा कम होता है। तो इस भावना के साथ यहाँ काम करते थे। लेकिन जो वोटर है ना शर्मा जी, वो देखेगा कि भाई हमने यहाँ से संजय गांधी को जिताया, या राजीव गांधी को जिताया, प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी को जिताया, 3 बार राहुल गांधी को जिताया। तो वोटर देख रहा है कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अचानक आप आए हैं, तो वोटर उससे मानसिक तौर पर इतना एडजस्ट कर पाएगा? कैप्टन साहब भी आए। हाँ, कैप्टन साहब भी आए बीच में। ठीक है, क्योंकि है तो अब मैं हूँ, ये मेरे को अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया तो मैं कर रहा हूँ उनके लिए। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि चेहरा ऐसे होता कि मेरा चेहरा ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं, या मैं दिल्ली से उठ के अचानक आ गया तो मतलब ये हो गया, क्योंकि लोगों की भावना तो मैंने बताया उसी परिवार की थी। लेकिन कब जैसे ही कल प्रियंका जी का आदेश होगा कि ये हम और आप मिलकर लड़ना है इसको, उस दिन के बाद देखो सब लोग लग गए। अब कल नॉमिनेशन हुआ रात को, तो हम 12-1 बजे फ्री हुए। ठीक है, अभी आ रहे हैं तो आज विदिन 8 आवर्स मीटिंग लग गए। ठीक है, तो लेकिन चुनाव में क्या होता है कि दो चीज़, एक तो वक्ता कि बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना, और दूसरा मीडिया, इससे भी आप दूर रहते हो, आप भाषणबाजी नहीं करते हैं, और दूसरा मीडिया से भी आप दूर ही रहे, आप पीछे काम करते रहे, तो ये दोनों का भी नुकसान होगा। नहीं, अब आप लोग हैं मतलब एक इम्पार्शियल पत्रकार हैं, आपसे आशा तो रखता हूँ जो मेरा मेरिट होगा पब्लिक तक लेके जाएंगे आप। ठीक है, ऐसी तो मैं रखता हूँ। ठीक है, लेकिन अब मेरा ख्याल, क्योंकि मैं दूर जरूर रहा मीडिया से, लेकिन मीडिया नोन था मेरे को। ठीक है, यहाँ का जो मेरे को ज़्यादा चिंता नहीं होती कि दिल्ली का मीडिया या वहाँ का, क्योंकि वो जाने ना जाने, मेरे जो हर दिन प्रिंट मीडिया होता है जो हमारी बात को पब्लिक तक लेके जाता है, उनसे हमारे रिश्ते होने चाहिए। तो उनसे रिश्ते हमारे, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, यार अगर मेरी कुछ होगा तो ज़रूर छापना, लेकिन न्यूज़ छापना, व्यूज़ ना छापना। ये मेरी सारे पत्रकारों से एक ही निवेदन होता है। फिर मैं कभी किसी से इल विल नहीं रखता हूँ कि भाई इसने आज न्यूज़ ऐसा कुछ ट्विस्ट कर दी। ठीक है, उसका काम है, जब समझेगा तो फिर तब लिखेगा, बात ख़त्म हो गई। क्योंकि मैं अपने दिल से ये समझता हूँ कि मैंने ठीक किया, तो मैं मानता हूँ वो ठीक हुआ। ठीक है, मेरे को कोई बात लाख कर कहता रहे कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता, तो मैं उस चीज़ को कबूल नहीं करता हूँ। लेकिन परसेप्शन तो यही 24 घंटे से बन रहा है कि राहुल गांधी को कहीं न कहीं डर था, चुनाव में आशंका थी, इसलिए राहुल गांधी थोड़ा अपेक्षाकृत सेफ सीट रायबरेली ले ली और केएल शर्मा को उतार दिया, और एक तरह से अमेठी को राहुल गांधी ने छोड़ दिया, जिस अमेठी को संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी सब ने अपनाए रखा। देखिए क्या है ना, गांधी परिवार का जो है, जो आप कहते हैं कि डर के भागे, गांधी परिवार कभी अंग्रेज़ों से नहीं डरा। ठीक है, कभी अब नहीं डरता ना आगे डरेगा। ठीक है, ये तो आप मान के चलो। ठीक है, ये उनकी इतिहास रहा है, जो आज़ादी के बाद लोग पैदा हुए हैं जिनको उनके स्ट्रगल का पता ही नहीं है। ठीक है, वो ये चीज़ें कह सकते हैं, उनका क्या योगदान रहा देश के लिए, वो लोग मतलब जानते हैं। पुराने लोगों से बात करो तो आपको मिलेगा कि हाँ जानते हैं। तो इसलिए मतलब ये कि डर के कहना, तो मतलब राहुल जी देखो डरने वाले आदमी नहीं हैं। अगर डरने वाले आदमी होते तो इतनी लंबी यात्राएं, सिक्योरिटी का भी एक रिस्क था कि कश्मीर तक में भी आप जानते हो कि किस तरह का था। डरने वाला आदमी सड़क पे नहीं उतरता है। ठीक है, कभी नहीं सड़क पे उतरता है डरने वाला आदमी, और राहुल जी डरते नहीं है, तो इसलिए वो सड़क पे काम कर रहे हैं।
लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों से कल भी बात कर रहा था कांग्रेस ऑफिस में, और जो लोग बातें कर रहे हैं कि भाई देखो जीतने के लिए अमेठी में 4.5 लाख वोट चाहिए, मतलब जो मुकाबला पिछली बार भी हुआ 4.5 लाख से ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर डिपेंड परसेंटेज है, लेकिन 4-4.5 लाख से ऊपर आएगा तभी कुछ जीत वाला समीकरण बनेगा। पिछली बार भी लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा स्मृति ईरानी को मिले और 4 लाख से कुछ हमको इतना मिला। 55,000 का फासला था, 53,000 का। अब आपके बारे में सब कोई कहता है कि किशोरी लाल जी का गांव-गांव में संपर्क है, प्रधान जानते हैं हर गांव के बूथ पर, और ये सारा मैनेजमेंट करते रहे 30-40 सालों से। तो एक होता है वो संपर्क होना, और एक 4-4.5 लाख वोटर वोट दे, तो वो बीच के फासले को कैसे पाटेंगे आप? नहीं, मैं तो फासला महसूस ही नहीं कर रहा हूँ कि जब मेरा जुड़ाव नीचे तक है, वोट देने वाले भी तो वही हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑल ऑफ सडन आया होता तो मैं घबराता, क्योंकि यहाँ पे देखो कि सही में आप नहीं घबराए हैं? ना मेरा कि आपको लग रहा है मेरे चेहरे से मैं घबरा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, समझे? मतलब बहुत बड़ी लड़ाई है ये। लड़ाई बड़ी हो, इस लड़ाई में राहुल गांधी हार चुके हैं। राहुल जी को मैंने पहले बताया कि उनकी हार का कारण क्या था, ठीक है, मैंने बता दिया, आपको पता है, ठीक है। लेकिन लड़ाई की तरह लड़ी जाती है, उसको हम उसी तरीके से लड़ भी रहे हैं। राहुल गांधी की हार का कारण क्या था? वही तो मैंने बताया, थोड़ा मिसमैनेजमेंट का था कुछ, मतलब ये मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं थी, तो ये हो गया। तो सब आपने करेक्ट किया या करेंगे अभी किया मैं तो जब यहाँ राहुल जी आ रहे उन्होंने तत्काल मेरे को समीक्षा करने के लिए भेजा था, तो मैं तो कहा मैं कि राहुल जी ये टिप्स पे हैं कॉन्स्टेंसी, मैं कुछ टेबल पे बैठ के बता सकता हूँ, लेकिन तब भी जाएंगे वर्कर्स के बीच में। तो मैंने बहुत सी देखी कि जो इलेक्शनिंग होती है तो बहुत बड़े गैप थे कि जो मतलब इलेक्शन में होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। जिस आदमी को हम समरौता में देखना चाहते हैं, अगर वो गौरीगंज में बैठा हुआ है तो मेरा काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। अब एक सवाल एक दो, चूँकि आप अगली मीटिंग के लिए जा रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं क्या कभी? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि प्रियंका जी का देखो, उन्होंने जब मैडम का पहला 99 में इलेक्शन हुआ तो सारा प्रियंका जी ने लड़ाया। उसका 2004 में दोनों आए परिवार के, तो भी प्रियंका जी ने लड़ाया। तो प्रियंका जी अपने आप को रखती हैं कि भाई हमारे परिवार का जो ड्यूटी मेनली उन्हीं के ऊपर रहती है, हम लोग तो उनके सहयोगी के तौर पे काम करते हैं। तो उसके लिए कोई ये नहीं कि लड़ना नहीं चाहते या ये नहीं, जब मौका होगा वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इनके परिवार का आदमी को रहना हम लोग भी मानते हैं कि वो हमारे को प्लस करता है, और ज़बरदस्त प्लस होता है। जो हम लोग कहीं छोटी मोटी कमी होती है तो पूरी कमी ढप जाती है। ये है प्रियंका जी को, क्योंकि लड़ाना है, राहुल जी को पूरे देश में जाना है। तो अमेठी से, माफ़ करें, रायबरेली से अगर राहुल गांधी जीत गए, अगर मैं बात करें, तो वायनाड और रायबरेली में कोई तो इस्तीफा देंगे। तो एक आकलन ये हो रहा है कि रायबरेली से राहुल गांधी फिर इस्तीफा देंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगे। ये तो स्पेकुलेशंस हैं, ये तो जब रिजल्ट के बाद की बातें, इस पर तो अभी कुछ कहना उचित नहीं है, ठीक है। ये तो निर्णय इनको तय करना है कि कैसे करना है, तो उस पर अभी इससे टू अर्ली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे केएल शर्मा जी। मैं इनसे आज तक परिचित नहीं था, कभी मिला भी नहीं था, सुनता बहुत था। तो मेरी जिज्ञासा थी कि मैं भी बात करूं, और मेरे बहाने, इस बातचीत के बहाने आप भी समझें कि वो कौन है केएल शर्मा, जो गांधी परिवार से जुड़े रहे 40 साल से ज़्यादा वक्त से, लेकिन अब जो पर्दे के पीछे काम करते रहे, वो अचानक खुद उम्मीदवार के तौर पर वोट मांगने निकले हैं। वक्त बहुत कम है, लड़ाई बहुत बड़ी है, सामने चुनौती के तौर पर स्मृति ईरानी है, लेकिन प्रियंका गांधी ने इन्हें वादा किया है, और कल नामांकन के वक्त भी प्रियंका गांधी ने कहा कि 6 मई से लगातार मैं रहूँगी। हाँ, तो वो एक आपके लिए वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। और अमेठी, रायबरेली और यूपी के अलग अलग इलाकों में जो घूमता देखता रहूँगा, बताता रहूँगा। नमस्कार।